120 एक तरफा प्यार। पूरा डाइनिंग टेबल अलग अलग खाने से सजी हुई थी। उसने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया था, देखने से तो ऐसा ही लग रहा था। आदर्श ने अपने सामने बाउल से अपने मुंह में एक निवाला लिया, लेकिन जैसे ही उसका स्वाद उसके मुंह में घुला उसने एकदम से उसे बाहर निकाल लिया। उसने हैरानी से ईशाना की तरफ देखा और कहा, ये क्या है? गाजर का हलवा, ईशाना ने जवाब दिया। आदर्श गुस्से में बोला, वो तो मुझे पता है, लेकिन इसमें तो शुगर ही नहीं है। ईशाना ने अपने सर के ऊपर चपत मारते हुए कहा, ओह, शायद मैं चीनी डालना भूल गई। सॉरी सॉरी, मैं अभी चीनी डालकर लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। आदर्श ने कॉफी का कप उठाया। जैसे ही उसने कॉफी का एक घूंट पिया, उसने वो भी नीचे उगल दी। वो बोला, इसमें नमक क्यों है? मैं बिना शुगर की कॉफी पीता हूँ, मैंने तुम्हें बताया था। इसलिए तो मैंने नमक डाला, ईशाना बोली। मैंने सोचा, खाली पानी जैसी कॉफी पीने से क्या फायदा, इसलिए मैंने नमक डाल दिया। पागल हो जाऊंगा मैं तुम्हारा बेस्वाद खाना खाकर। उसने सोचा था कि कई दिनों के बाद उसे कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ गड़बड़ ही था। उसे खुद इतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता था। वो बस अंडे उबाल सकता था और कॉफी मशीन में अपने लिए कॉफी बना सकता था, लेकिन उसने जो सोचा था वो तो सच हुआ ही नहीं। उसे तो आज के दिन सबसे बेकार खाना चखना पड़ा। उसका चेहरा बिगड़ते हुए देखकर ईशाना परेशान हो गई। उसे लगा कि आदर्श उसे फोन नहीं देगा और वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगी। ईशाना बोली, मैं कसम खाती हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सच में, शायद मेरा ध्यान यहाँ से बाहर निकलने में था, इसलिए मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम और खाना भी ट्राई करो, मुझे लगता है वो सही बना है। आदर्श ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और कहा, कोई जरूरत नहीं। ये लो फोन, और जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ। ईशाना की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से टेबल से फोन उठाया और एक कॉल की। दूसरी तरफ जल्दी ही कॉल उठा ली गई। हेलो, सामने से अभिमन्यु ने कहा। मैं ईशाना, अभिमन्यु, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? ईशाना, तुम कहाँ हो? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। पहले प्लीज मुझे लेने आ जाओ। ठीक है, मैं आता हूँ, लेकिन तुम हो कहाँ? ईशाना ने आदर्श की तरफ देखा। एड्रेस क्या है यहाँ का? आदर्श ने जब से उसके मुंह से अभिमन्यु नाम सुना था, पता नहीं क्यों उसका दिमाग सटक गया था। उसने भी उसकी तरफ घूर कर देखा। उसका बिल्कुल मन नहीं था उसे एड्रेस बताने का, लेकिन ईशाना उसकी तरफ बड़े ध्यान से देख रही थी। उसने गहरी सांस ली और फिर उसे एड्रेस बता दिया। अभिमन्यु ने भी आदर्श की आवाज सुन ली थी। उसे थोड़ा अजीब लगा। ये जगह शहर के बाहर थी और उसे पता था कि वहां पर सिर्फ एक ही घर है और वो बजाज परिवार का है। लेकिन इस वक्त उसके लिए सबसे जरूरी ईशाना थी। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। अभिमन्यु ने फोन कट कर दिया। ईशाना ने चैन की सांस ली और वापस आदर्श को फोन दे दिया। वो उसे थैंक यू तो नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने कहा, थैंक यू। वैसे भी वो इस मुसीबत में उसकी वजह से ही पड़ी थी। उसके चेहरे पर खुशी देखकर पता नहीं क्यों आदर्श को अच्छा नहीं लग रहा था। वो वापस किचन में गया और अपने लिए कॉफी बनाई। जब वो बाहर आया तो देखा कि ईशाना वहां नहीं थी। वो कॉफी का कप लेकर बाहर आ गया और देखा कि ईशाना गेट पर खड़ी थी। शहर से यहाँ पहुंचने में टाइम था, लेकिन ये लड़की अभी से गेट पर खड़ी हो गई। आदर्श ने मन ही मन सोचा, ये लड़की इतनी ज्यादा एक्साइटेड है यहाँ से जल्दी जाने में। उसकी नज़र उस पर थी और वो कॉफी का घूंट भर रहा था। एक हाथ उसकी पैंट की जेब में था और उसका हैंडसम चेहरा बस उसे घूरे जा रहा था। अचानक उसने देखा कि एक बंदर आया और ईशाना की पीठ पर कूद गया और उसके बाल खींचने लगा। छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। थोड़ी ही देर में उसे दर्द होना बंद हो गया। उसने पीछे मुड़कर अपने बालों को सही किया तो देखा कि आदर्श ने बंदर को उठाकर दूर दिया था, और वो भी एक हाथ से। दूसरे हाथ से उसने कॉफी का कप पकड़ा हुआ था। लगता है बंदर को तुम पसंद आ गई। आदर्श ने कॉफी का एक और घूंट लिया। ईशाना को गुस्सा आ गया। उसने अपने सर को दबाते हुए पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? आदर्श ने कुछ नहीं कहा। उसकी बात सुनकर ईशाना ने मुंह बना लिया और वापस पीछे मुड़ गई। आदर्श अभी उसके पीछे खड़ा हुआ था कि तभी ईशाना फिर से पलटी और बोली, देखो जो भी हो रहा है वो सब गलत है। मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है, इसलिए अपने उन दुश्मनों से कहो मुझसे दूर रहें। मैं सिंपल सी लड़की हूँ, मेरा परिवार है, मेरी शादी होने वाली है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरा परिवार खतरे में पड़े, तो प्लीज मुझे इन सब से दूर रखो। आदर्श की पकड़ कप पर मजबूत हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए एक और घूंट लिया। पता नहीं क्यों उसे उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। क्या सच में इसकी शादी होने वाली है? तो क्या अभिमन्यु इसका मंगेतर है? उसने मन ही मन सोचा। उसने गहरी सांस ली और वो पीछे मुड़ने के लिए तैयार था। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, ईशाना चिल्लाई, बंदर। आदर्श पीछे मुड़ा और उसने देखा कि बंदरों की पूरी टोली वहीं आ रही है। शायद उस छोटे बंदर ने उन्हें बता दिया था कि उसके साथ क्या हुआ था।
उनके साथ वो छोटा बंदर भी था जिसे आदर्श ने ईशाना से दूर किया था। ईशाना पीछे हट गई। उसने एकदम से आदर्श की बाजू पकड़ ली और बोली, ये हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं। तुमने उनके बच्चों को परेशान किया है। आदर्श ने हैरानी से उसे देखा। मैंने परेशान किया है, लेकिन मैंने तो तुम्हें उससे बचाया था, और वैसे भी मैंने बस आराम से उसे एक तरफ किया था। ईशाना बोली, छोड़ो वो सब, अब ये सोचो कि आगे क्या होगा। क्या अब ये हमें खा जाएंगे? आदर्श बोला, मैं तो अंदर जा रहा हूँ। तुम्हें जो करना है करो। उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन ईशाना ने उसे पकड़ रखा था। वो बोली, मैं भी चलती हूँ। वो भी जल्दी से उसकी बाजू पकड़कर अंदर आ गई। आदर्श को आज तक किसी लड़की ने इस तरह से टच नहीं किया था। उसने कभी लड़कियों को अपने पास आने नहीं दिया, लेकिन पता नहीं क्यों वो उसे मना नहीं कर पाया। दोनों जल्दी से अंदर आ गए और ईशाना ने दरवाजा बंद कर दिया। गहरी सांस लेते हुए वो बोली, भगवान, आज तो हम बच गए। अब क्या होगा? अभिमन्यु भी आने वाला है। तुम बंदर से इतना क्यों डरती हो? आदर्श ने उसे टोंट मारते हुए कहा। ईशाना ने मुंह बना लिया और कहा, उसका तो पता नहीं, लेकिन तुम जरूर डरते हो, जो उनसे डरकर यहाँ आ गए। आदर्श बोला, मैं उनसे डरकर यहाँ नहीं आया हूँ। मैं बस उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। ये कहकर उसने ईशाना की तरफ देखा और मुस्कुराया। ईशाना बस उसे देखती रह गई। आज उसने पहली बार उसे ठीक से मुस्कुराते हुए देखा था। इस बात को वो मना नहीं कर सकती थी कि ये आदमी हद से ज्यादा चार्मिंग था, लेकिन उसके दिल में आदर्श के लिए कोई फीलिंग नहीं थी। इसलिए उसने नजरें घुमा ली और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। आदर्श बोला, चेहरा घुमाने से पहले मेरी बाजू तो छोड़ दो। ईशाना ने जल्दी से उसकी बाजू छोड़ दी। वो नहीं जानती थी कि उसने इतनी देर तक क्यों पकड़ रखा था। उसने अपने बालों को ठीक किया और थोड़ी शर्मिंदा लग रही थी। हवा से उसके बाल हल्के हल्के लहरा रहे थे। आदर्श ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके चेहरे पर आए बालों को उसके कानों के पीछे कर दिया। ईशाना ने एकदम से उसकी तरफ हैरानी से देखा कि तभी उनके पीछे से आवाज आई, ईशाना, यहाँ क्या हो रहा है? ईशाना एकदम पीछे मुड़ी और उसने अभिमन्यु को खड़े हुए देखा। अभिमन्यु को देखकर वो जल्दी से उसके पास गई और उसकी बाजू पकड़ ली। अभिमन्यु, तुम आ गए। कहते हुए उसने उसे गले लगा लिया, लेकिन अभिमन्यु ने अपना हाथ तक नहीं उठाया। वो बस आदर्श को देख रहा था। आदर्श भी उसे ही देख रहा था। एक सेकंड के लिए भी उसने अपनी नजरें नहीं हटाईं। मन ही मन उसने सोचा, तो इस बंदरिया को ये पसंद आया। जब ईशाना अभिमन्यु से दूर हुई तो वो गुस्से में लग रहा था। अभिमन्यु बोला, ये कौन है, ईशाना? ईशाना समझ गई कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने वही जवाब दिया जो उसने पहले से सोच लिया था। वो बोली, एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और मैं सड़क पर गिर गई थी। इस आदमी ने मेरी मदद की, ये मुझे यहाँ लेकर आ गया। मुझे अभी आज सुबह ही होश आया है। अभिमन्यु ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाए और कहा, अच्छा, तो ऐसा है, लेकिन ये तो विवान बजाज का घर है ना? तो ये आदमी कौन है? ईशाना की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने हैरानी से आदर्श की तरफ देखा। उसने पहले क्यों नहीं बताया कि ये विवान का घर है? उसने अपने होंठ भींच लिए और सोचने लगी कि अब क्या कहे। तभी आदर्श बोला, हाँ, वो अभी तक यहीं थे, विवान और समीक्षा। वो बस अभी यहाँ से गए हैं और मैं विवान का दोस्त हूँ। ईशाना ने भी जल्दी से कहा, हाँ हाँ, वो यहाँ से अभी गए हैं। दरअसल जब उन्हें पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो वो भी आ गए थे। अभिमन्यु को कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो सोच रहा था कि अगर वे अभी यहाँ से गए हैं तो ईशाना को भी घर छोड़ सकते थे, और ईशाना ने उसे इतनी हड़बड़ी में यहाँ क्यों बुलाया। लेकिन उसने बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया। उसने ईशाना की कमर में हाथ डालते हुए कहा, ठीक है, चलते हैं। और आदर्श को घूरते हुए वहां से चला गया। आदर्श ने जब देखा कि अभिमन्यु ने किस तरह ईशाना की कमर में हाथ डाला है तो उसकी मुट्ठी खुद ब खुद कस गई, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। वहीं सुबह जब कुहू उठी तो उसने देखा कि वो समीक्षा के घर में है। उसे सब कुछ एक सपना जैसा लग रहा था। उसने सोचा कि ये सपना होगा, लेकिन जब आंखें पूरी तरह खुली तो वो हकीकत ने आईना दिखा दिया। अचानक उसे आहट सुनाई दी। उसने नजर घुमाई तो देखा कि समीक्षा वहीं खड़ी है। कुहू बेड से उठते हुए बोली, तुम? समीक्षा। समीक्षा ने उसे वापस बेड पर बिठाते हुए कहा, तुम आराम करो। तुम्हें अभी आराम की सख्त जरूरत है। कुहू बोली, नहीं, मैं आराम नहीं कर सकती। मुझे अपने माँ बाप के कातिल को पकड़वाना है। मैं उसे इस तरह से नहीं छोड़ सकती। समीक्षा ने उसे समझाते हुए कहा, उसकी चिंता मत करो। विवान ने सारा इंतजाम कर दिया होगा। वो आदमी अब किसी लायक नहीं बचा होगा। कुहू ने हैरानी से पूछा, क्या क्या तुम्हें विवान ने ये सब खुद बताया है? समीक्षा मुस्कुराई और बोली, नहीं, लेकिन मैं उसे जानती हूँ। इसलिए अब उसकी फिक्र मत करो। चाचा चाची के कातिलों को सजा मिल गई है। कुहू ने राहत की सांस ली, लेकिन अब भी उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वो खुद उन्हें सजा देना चाहती थी, लेकिन अगर विवान ने ये काम कर दिया है तो भी अच्छा है। समीक्षा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुहू अपने आंसू नहीं रोक पाए।
वो बोली, कुछ ठीक नहीं होगा अब। इतना कहते ही कुहू समीक्षा के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। समीक्षा ने उसे रोने से नहीं रोका, क्योंकि वो जानती थी कि उसके आंसू निकलना बहुत जरूरी है। उसके अंदर का दर्द बाहर आना चाहिए। दूसरी ओर, इस वक्त विवान अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसका लैपटॉप खुला था और वो कुछ टाइप कर रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और जैसे ही स्क्रीन पर नजर डाली, उसकी भौहें तन गईं। अंडरस्को, आखिर क्या हुआ? क्या आदर्श के दिल में ईशाना के लिए प्यार जागने लगा है? क्या कुहू अपने दर्द से बाहर आ पाएगी? और किसका मैसेज आया है विवान के फोन में, जिसे देखकर वो हैरान रह गया। बेकाबू विवान। एक अननोन नंबर से विवान को एक फोटो भेजी गई थी, जिसमें एक छोटा बच्चा एक आदमी की बाहों में था और वो उसे आदमी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। नीचे एक मैसेज भी सेंड किया हुआ था, जिसमें लिखा था, देखो, मैं तुम्हें तो अच्छी परवरिश नहीं दे पाया, लेकिन अपने पोते को अच्छी परवरिश दूंगा। ये नाम मैं तुम्हारा रखना चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ के आगे मेरी नहीं चली। इसलिए मैंने ये नाम अपने पोते का रखा, तेजस बजाज। तेजस का मतलब है आग और चमक। मेरा पोता आग की तरह चमकेगा और इस पूरी दुनिया पर राज करेगा। विवान ने उस मैसेज को पढ़ा और फिर फोन साइड में बंद करके रख दिया। उसने चेयर पर अपना सर टिका दिया, ऐसा लगा जैसे वो कुछ सोच रहा था। रात के समय समीक्षा ने दोनों बच्चों को सुला दिया था। अपने आप वो बेड पर बैठकर बुक पढ़ने लगी, लेकिन वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसने फिर घड़ी की तरफ देखा। 10 लोग बज गए थे, विवान अभी तक नहीं आया था। पता नहीं क्यों, वो विवान के ख्यालों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। वो उठकर बालकनी में गई और उसने गेट की तरफ देखा। उसकी कार दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। उसने मन ही मन सोचा, ऐसा भी क्या काम है जिसे करते हुए 10 बजे बज जाए। वो तब तक वहां खड़ी रही जब तक उसे विवान की कार अंदर नहीं दिखाई दी। वो वापस कमरे में आ गई और सोने का नाटक करने लगी। उसे विवान के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। विवान ने देखा कि समीक्षा भी सो चुकी है और उसके बच्चे भी। वो धीरे से आगे आया और समीक्षा को कुछ समय तक देखता रहा। उसके बाद वो नीचे झुका और उसने उसके लिप्स पर हल्का सा किस कर दिया। उसकी खुशबू को महसूस करके समीक्षा ने हल्की सी पलकें झपकाईं। विवान जल्दी ही दूर हो गया और उसके कदमों की उसे आहट दूर जाते हुए सुनाई दी। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा बंद किया, समीक्षा ने गहरी सांस ली। उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया और धीरे से कहा, ये आदमी पागल है क्या? उसने फिर नजर घुमाकर बाथरूम की तरफ देखा। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करने वाली थी, उसे टेबल पर एक फाइल दिखाई दी। ये फाइल पहले नहीं रखी हुई थी। शायद विवान ने अभी रखी होगी। पहले तो वो सोचती रही कि क्या उसे उठकर देखना चाहिए कि ये किस चीज की फाइल है। वैसे तो उसे इस तरह से विवान की किसी भी चीज को चेक करने की आदत नहीं थी, लेकिन पता नहीं उसे क्या हुआ और वो बैठ गई। कुछ देर तक उसे फाइल को देखने के बाद वो खड़ी हुई और टेबल के पास पहुंचकर फाइल अपने हाथ में उठा ली। हैरानी की बात थी, ये तो किसी अस्पताल की फाइल थी और ये हॉस्पिटल कोई और नहीं बल्कि बजाज ग्रुप के अंदर ही आता था। जैसे ही वो पेज खोलने वाली थी, उसे दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से फाइल को वहीं पर छोड़कर वापस बेड पर आ गई और सोने की एक्टिंग करने लगी। विवान टॉवल से अपना सिर साफ करता हुआ बाहर आया। उसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पजामा पहना हुआ था। इस वक्त वो काफी ज्यादा कूल लग रही थी। उसने एक नज़र समीक्षा को देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। वो जल्दी से बेड पर आ गया। जैसा कि समीक्षा को उम्मीद थी, उसने समीक्षा को खींचकर अपने पास कर लिया। समीक्षा को लगा कि वो सो जाएगा, लेकिन सोने की बजाय वो समीक्षा के चेहरे पर अपने हाथों से खेलने लगा। कभी अपनी उंगली से उसके चेहरे पर लकीर खींचना, तो कभी उसके बालों को ठीक करना। कभी उसके चेहरे के करीब आकर उसके होठों पर अपने होंठ रखना, तो कभी उसकी गर्दन पर हल्का सा छूना। समीक्षा ने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया और आखिर में जब वो हद से पार जाने वाला था, समीक्षा ने एकदम से अपनी आंखें खोल लीं। ये सब क्या है विवान? समीक्षा ने जैसे ही कहा, विवान बोला, ओह, तुम जाग रही हो। मैंने सोचा था कि मैं नींद में तुम्हारा फायदा उठा सकता हूँ। वैसे भी तुम काफी गहरी नींद में सोती हो। समीक्षा को उसकी बात सुनकर हैरानी हुई। उसने कहा, क्या तुम मेरा फायदा उठाने की सोच रहे थे? तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। हाँ, जानता हूँ, विवान ने कहा। उसका चेहरा उसके बिल्कुल पास था और विवान की सांसें समीक्षा के चेहरे पर पड़ रही थीं। जो भी हो, उसका हस्बैंड बहुत हैंडसम था। विवान ने उसके होठों की तरफ देखा। समीक्षा को लगा कि वो उसे किस करेगा, तभी विवान ने कहा, समीक्षा, तुम आज के बाद बच्चों को फीड नहीं करोगी। समीक्षा को ये सुनकर झटका लगा। उसने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? कुछ समय की बात है, उसके बाद मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, विवान ने कहा। लेकिन इससे पहले कि विवान अपनी बात पूरी करता, समीक्षा ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। विवान की आंखें कठोर हो गईं। ऐसा लगा कि वो किसी भी पल फट पड़ेगा। गुस्से में उसने कहा, समीक्षा। समीक्षा बेड पर बैठ गई और बोली, तुम पागल हो गए हो। तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। तुम अब नॉर्मल इंसान नहीं रहे।
विवान को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। किसी ने भी आज तक उस पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की थी। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपनी मुट्ठी भींच ली और धीरे से कहा, मैंने जो कहा है उसका ख्याल रखना। ये कहकर वो बेड से उठा और बाहर चला गया। उसके जाते ही समीक्षा जोर जोर से रोने लगी। उसे बहुत रोना आ रहा था। विवान इस तरह की बातें कैसे कर सकता था? उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विवान उसके साथ इस तरह का बिहेव कर रहा है। उसे आज पहली बार विवान से घिन हो रही थी। इस बात से और भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि उसने विवान जैसे इंसान का इतने सालों तक इंतजार किया और उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। उसे नहीं पता था कि वो कितनी देर तक रोती रही और किस वक्त सोई। विवान रात में वापस नहीं आया था। सुबह जब समीक्षा उठी तो उसके सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो चाहती थी कि जो भी रात में हुआ वो बस एक सपना हो, लेकिन ये हकीकत थी। बच्चे अभी तक उठे नहीं थे। उसे आज कॉलेज भी जाना था। वो जैसे ही बाथरूम में जाने के लिए खड़ी हुई, उसने देखा कि वो रिपोर्ट अभी भी वहीं पड़ी हुई है जहां रात में थी। समीक्षा ने उसे फिर से उठा लिया और पहला पेज खोला। जैसे ही उसने पहले पेज पर अपना नाम पढ़ा, उसकी आंखें छोटी हो गईं। उसका नाम। उसने अगला पेज खोला और उसके अंदर पैंक्रियास की इमेज थी। समीक्षा हैरानी से वो सब देख रही थी। क्या ये उसकी पैंक्रियास थी? क्या उसे कोई बीमारी थी? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो तो कभी विवान के साथ अस्पताल भी नहीं गई, तो ये सब क्या है? समीक्षा ने फाइल आगे नहीं देखी और बंद करके वापस टेबल पर रख दी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने मन ही मन सोचा, विवान ने इसलिए मुझे बच्चों को फीड करवाने से मना किया है। लगता है मुझे कुछ बीमारी है। वो जल्दी से बाहर निकल गई और विवान को ढूंढने लगी। वो सबसे पहले स्टडी रूम में गई। उसे लग रहा था कि विवान वहीं होगा, लेकिन विवान वहां नहीं था। फिर वो गेस्ट रूम में गई और जैसे ही वो अंदर पहुंची, सामने का नजारा देखकर हैरान रह गई। विवान बेड पर सो रहा था और उसके सिरहाने एक लड़की बैठी हुई थी। उसने शॉर्ट रेड ड्रेस पहनी हुई थी, हाई हील्स और खुले बाल। उसकी आंखों में चमक थी और उसकी नजरें विवान पर टिकी हुई थीं। उसने विवान के सिर पर हाथ रखा हुआ था और उसकी उंगलियां धीरे धीरे चल रही थीं। कौन हो तुम? समीक्षा ने लड़की की तरफ देखकर पूछा। जैसे ही लड़की ने समीक्षा को देखा, वो खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर अब भी मुस्कान बरकरार थी। उसने कहा, ओह, तुम विवान की प्रेजेंट वाइफ होगी। मैं अलीशा हूँ, विवान की होने वाली वाइफ। क्या ये क्या बकवास है? समीक्षा ने उस लड़की की आंखों में देखते हुए कहा। ये लड़की मेंटल है क्या? समीक्षा ने मन ही मन सोचा। अचानक से शोर सुनकर विवान की आंखें भी खुल गईं। उसकी नजरें पहले समीक्षा पर गईं, फिर अलीशा की ओर मुड़ गईं। वो हैरानी से खड़ा हो गया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? विवान के सवाल को सुनकर अलीशा पीछे मुड़ी और बोली, तुम उठ गए। सोते हुए तुम सच में बहुत ज्यादा हैंडसम लगते हो। मुझे लगता है जब हमारी शादी हो जाएगी मुझे रात भर नींद नहीं आएगी, मैं बस रात भर तुम्हें ही देखती रहूंगी। समीक्षा को समझ नहीं आ रहा था कि कोई लड़की उसके घर में आकर उसके पति के बारे में इस तरह से बातें कर रही है। उसने गुस्से में विवान से पूछा, विवान ये सब क्या हो रहा है? ये लड़की कौन है? इससे पहले कि विवान कुछ बोलता, अलीशा उसकी तरफ मुड़ी और बोली, ओह सॉरी, मैं बताना भूल गई। मैं अलीशा ठाकुर हूँ और मैं यहाँ विवान से मिलने आई थी। समीक्षा अपने सिर को दीवार से मारना चाहती थी ताकि उसे पता चले कि ये सब सपना है या हकीकत। विवान काफी देर से उसकी बकवास सुन रहा था। फिर उसने गुस्से में कहा, अभी के अभी यहाँ से निकलो। अलीशा ने विवान के चेहरे को देखा। उसकी नजरें गुस्से से भरी हुई थीं। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, विवान ने दोबारा सख्त लहजे में कहा, अगर अपनी और अपने परिवार की भलाई चाहती हो तो अभी निकल जाओ। अलीशा कुछ नहीं बोल पाए। वो डर गई थी। उसने जल्दी से टेबल से अपना बैग उठाया और दरवाजे तक गई। वहां से मुड़कर विवान की तरफ देखकर बोली, विवान, हमारी शादी होने वाली है। तुम इस तरह से मेरे साथ रूड नहीं हो सकते। अपनी पत्नी के साथ सब कुछ जल्दी से खत्म करो और वापस आ जाओ। ये कहकर वो वहां से चली गई। समीक्षा को ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें थम गई हों। उसे चक्कर आने लगे। उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया और जोर जोर से सांस लेने लगी। तभी विवान उसके पास आया, क्या हुआ तुम्हें? समीक्षा कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल सके। कुछ ही देर में उसकी आंखें बंद हो गईं। जब उसकी आंखें खुलीं, तो वो अस्पताल के बेड पर थी। दवाइयों की स्मेल से उसकी नाक भर गई और उसे ये स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उठने की कोशिश करने लगी, तभी एक आवाज आई, उठो मत। समीक्षा ने आवाज को पहचान लिया। उसके बाद वो ज्यादा जिद्दी हो गई। वो उठकर बैठ गई। उसने देखा कि विवान उसके सामने खड़ा था। विवान नाराज लग रहा था। उसने पानी का गिलास भरकर उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, पी लो। समीक्षा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और कहा, मुझे नहीं पीना। विवान वापस से गिलास टेबल पर रखकर बोला, जानता था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी। वो उसके पास बैठ गया और उसके चेहरे को देखकर बोला, उस लड़की को मैं ठीक से जानता भी नहीं।
समीक्षा जोर से चिल्लाई, हाँ, तभी तो वो तुम्हारे पास बैठी हुई थी और तुम्हारे बालों में उंगलियां फेर रही थी। विवान ने कहा, मुझे नहीं पता वो वहां कैसे आई। सीसीटीवी कैमरा में सब रिकॉर्ड हो गया होगा। तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हें वो दिखा दूंगा। उद्धरण चिन्ह। मुझे कुछ नहीं देखना विवान। बहुत हो गया, तुम मुझसे हर बात छुपाते हो। मुझे बताओ वो रिपोर्ट जो टेबल पर रखी थी, उसमें मेरा नाम क्यों था? उसमें क्या है? मुझे क्या हुआ है विवान? विवान की आंखें गहरी हो गईं। वो जानता था कि समीक्षा को कभी न कभी ये सब पता चलना ही था। आगे के इलाज के लिए उसे बार बार उसके साथ हॉस्पिटल जाना होगा। इससे पहले कि विवान कुछ बोलता, दरवाजे से आवाज आई, क्या हम अंदर आ सकते हैं? दो आदमी, जिन्होंने बिजनेस ब्लैक सूट पहने हुए थे, दरवाजे पर खड़े थे। जैसे ही समीक्षा और विवान ने उनकी तरफ देखा, दोनों हैरान रह गए। विवान उन लोगों को देखकर खुश नहीं था। अंडरस्को, आगे क्या होगा? समीक्षा को क्या सच बताएगा विवान? क्या अलीशा विवान की जिंदगी से इतनी आसानी से चली जाएगी? और ये लोग कौन हैं जो दरवाजे पर खड़े हैं? आखिर सच्चाई सामने आ ही गई। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एकाग्र और मोक्ष थे। जब विवान समीक्षा को लेकर हॉस्पिटल आ रहा था तो मोक्ष और एकाग्र दोनों एक साथ थे और कार से वो कॉलेज जा रहे थे। जहां एकाग्र को नहीं पता था कि मोक्ष जिस लड़की को चाहता है वो समीक्षा है, वहीं मोक्ष समीक्षा से मिलने के लिए बेताब। हॉस्पिटल जो कि मेन रोड के पास था, एकाग्र ने विवान की गाड़ी को वहां जाते हुए देखा। उसने कार साइड में लगा दी। मोक्ष बोला, क्या हुआ? एकाग्र कार से उतरता हुआ बोला, मैं अभी आया। मोक्ष भी कार से उतर गया और एकाग्र के पीछे जाते हुए बोला, हुआ क्या ये तो बताओ। एकाग्र ने हॉस्पिटल के अंदर एंटर करते हुए कहा, मैंने विवान को यहाँ आते हुए देखा। मोक्ष बोला, तो ये उसका हॉस्पिटल है, वो यहाँ आ सकता है, हमें उससे क्या? हमें तो कॉलेज जाना है। एकाग्र बोला, नहीं, उसके साथ समीक्षा भी थी। समीक्षा का नाम सुनकर मोक्ष की भौहें मुड़ गया। उसने एकाग्र को देखा और मन ही मन सोचा, समीक्षा, कहीं एकाग्र भी तो। ये सोचते ही उसका चेहरा बिगड़ गया। यहाँ विवान के साथ कंपटीशन करना ही मुश्किल है और वो क्या अब उसे एकाग्र के साथ भी समीक्षा के लिए लड़ना होगा? एकाग्र ने जिस तरह से समीक्षा का नाम लिया, ऐसा लगा जैसे एकाग्र के दिल में उसके लिए फीलिंग्स हो। उसने विवान की कदर नहीं की, बल्कि उसे ये जानना था कि विवान के साथ समीक्षा क्यों आए है। ये बात मोक्ष को खा रही थी, वो बस उसका पीछा करता रहा। और जब वे आखिर में वहां पहुंच गए, जहां समीक्षा और विवान थे, तो उन दोनों को देखकर विवान का चेहरा उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा गुस्से में था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? विवान ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो समीक्षा को उनसे दूर रखना चाहता हो। वो आगे आकर खड़ा हो गया हो। ऐसा लगा जैसे उसे एहसास हो गया हो कि समीक्षा को देखने ही वो दोनों वहां आए थे। मोक्ष की नजर पहले समीक्षा पर पड़ी, लेकिन जब विवान उसके आगे खड़ा हो गया तो उसकी नजर उस पर चली गई। एकाग्र ने विवान की तरफ देखकर कहा, मैंने तुम्हें समीक्षा को यहाँ लेकर आते हुए देखा। मैं यही पूछने आ गया कि आखिर हुआ क्या है? तुम दोनों हॉस्पिटल क्यों आए हो? सब कुछ ठीक तो है ना? विवान ने एकाग्र की आंखों में देखते हुए कहा, सब कुछ ठीक है, और वैसे भी ये मेरी पत्नी है। मैं इसे जहां चाहे वहां लेकर जा सकता हूं। इससे पहले कि एकाग्र कुछ बोल पाता, उसने महसूस किया कि मोक्ष अंदर कमरे में चला गया था। ये सोचने की बात थी कि आखिर मोक्ष अंदर क्यों जा रहा था। वो जाकर समीक्षा के साइड में खड़ा हो गया, और समीक्षा भी उसे ही देख रही थी। पहचाना मुझे? मोक्ष ने समीक्षा के सुंदर चेहरे को देखते हुए कहा। समीक्षा ने उसका चेहरा गौर से देखा। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कहीं उसे देखा हुआ है। अचानक उसे याद आया और वो बोली, आप तो फ्रेशर पार्टी में जज बनकर आए थे। हाँ, और मैंने भी तुम्हें पहली बार उसी वक्त देखा था, जब तुम मुझसे टकराई थी, मोक्ष ने कहा। ओह, अच्छा, समझ गई। तो आप एकाग्र को जानते हैं? समीक्षा ने जैसे ही कहा, मोक्ष ने जवाब दिया, हाँ, एकाग्र मेरा काफी अच्छा दोस्त है। विवान की नजर उनकी तरफ घूम चुकी थी। वो दोनों को बातें करते हुए देख रहा था और उसे लग रहा था कि वो यहीं जलकर भस्म हो जाएगा। एकाग्र को अचानक से सब कुछ समझ आने लगा। उसने मन ही मन कहा, तो क्या वो लड़की समीक्षा थी? वो जल्दी से आगे आया और उसने मोक्ष की बाजू पकड़ ली। उसने कहा, मोक्ष, हमें देर हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मोक्ष की नज़र समीक्षा पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे विवान से डर ही न हो। विवान की मुट्ठी कस गई। एकाग्र ने विवान की तरफ एक नज़र देखा। उसे लग रहा था कि ये आदमी आज मोक्ष को मार देगा, जिस तरह से मोक्ष समीक्षा को देख रहा था। ये नज़र कोई आम नज़र नहीं थी। समीक्षा थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई। उसने भी विवान की तरफ देखा। विवान ने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि मोक्ष का फोन बजने लगा। एकाग्र ने जल्दी से इस बात का फायदा उठाकर मोक्ष को घसीटते हुए बाहर ले आया। बाहर ले जाते ही एकाग्र ने उसे झटका। अंदर तुम क्या कर रहे थे? एकाग्र ने उसे घूरते हुए सवाल किया। कुछ नहीं, उसने फोन निकालते हुए कहा। वो नाराज लग रहा था क्योंकि फोन सही समय पर बज गया था। फोन पर बात करने के बाद मोक्ष ने ध्यान दिया कि एकाग्र अभी भी उसे देख रहा था।
मोक्ष ने फोन जेब में रखा और कहा, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। एकाग्र ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि वो लड़की विवान की वाइफ है। क्या तुम्हें पहले से पता था? हाँ, मुझे पता था कि वो विवान की वाइफ है, मोक्ष ने कहा। समीक्षा एक बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हें और भी लड़कियां मिल जाएंगी, इसलिए उसका पीछा छोड़ दो, वो बहुत मासूम हो, एकाग्र ने सलाह दी। मोक्ष मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान देखकर एकाग्र ने आगे कहा, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी और विवान की दुश्मनी है। तुम इसे और ज्यादा क्यों बढ़ाना चाहते हो? मोक्ष एकाग्र को सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, दुश्मनी तो अभी शुरू भी नहीं हुई है, असली दुश्मनी तो अब शुरू होगी और मुझे लगता है दुश्मनी की आड़ में तुम कुछ छुपा रहे हो। असल बात तो समीक्षा की है। मुझे पता है कि तुम उसे चाहते हो, नहीं तो ये जानकर कि वो हॉस्पिटल आई है, तुम उसके पीछे क्यों आते? एकाग्र उसकी बात सुनकर हैरान था। उसने गुस्से में कहा, तुम हद पार कर रहे हो। मैं इस लड़की के लिए तुमसे लड़ना नहीं चाहता। हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, इसलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि उससे दूर हो जाओ, ये कहकर मोक्ष वहां से चला गया। एकाग्र ने उसे जाते हुए देखा और कहा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। उधर, उनके जाने के बाद समीक्षा और विवान के बीच अजीब सी खामोशी छा गई। विवान समीक्षा को देख रहा था और समीक्षा विवान को। विवान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, लगता है तुम दोनों की काफी गहरी दोस्ती है। शट अप विवान, मैं उसे ठीक से जानती भी नहीं, बस उससे एक बार मिली हूं। और बात घुमाने की कोशिश मत करो। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, समीक्षा ने कहा। विवान ने उसे गौर से देखा और उसका पूरा गुस्सा गायब हो गया। वो उसके पास बैठ गया और बिना किसी चेतावनी के जल्दी से उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया। कुछ नहीं हुआ तुम्हें, बस कुछ टेस्ट करने हैं और दवाइयां खानी पड़ेंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा, विवान ने कहा। समीक्षा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, मुझे कौन सी बीमारी है? विवान ने जवाब दिया, कोई बीमारी नहीं है। तुम्हें बस जहरीला ड्रग दिया गया है। क्या? समीक्षा हैरान होकर पीछे हटी। लेकिन किसने? समीक्षा ने पूछा। विवान ने जवाब दिया, मेरे नाना जी ने। समीक्षा चौंक गई। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो कभी उनसे मिली भी नहीं। तुम्हारी प्रेगनेंसी के दौरान जब मैं उनके पास था, उससे पहले ही वो तुम्हें ड्रग दे चुके थे। चेकअप के दौरान हॉस्पिटल में तुम्हें जो ड्रग दिया गया, वो उन्हीं का प्लान था, मुझे राठौर परिवार में लाने का। उन्होंने डॉक्टर को खरीद लिया था, उसने ही तुम्हें ड्रग दिया। समीक्षा अवाक रह गई। तो तुम इसलिए हमें छोड़कर चले गए थे? मैं तुम्हें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था, विवान ने कहा। समीक्षा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विवान उसके लिए इतना कुछ सह चुका है। विवान आगे बोला, मैंने वहां रहकर उस ड्रग का तोड़ जानने की कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिला। वो सिर्फ नाना जी जानते हैं। विवान की आंखों में सच्चाई थी। समीक्षा को बहुत गिल्ट हो रहा था। वो उसके लिए उससे दूर गया था और उसने बच्चों को फीड करवाने के लिए भी इसलिए मना किया था क्योंकि उसे लगा था कि बच्चों को उससे नुकसान हो सकता है। और वो उसे गलत समझती रही। अचानक समीक्षा उसके गले लग गई। वो अपने आंसू रोक नहीं पाए। विवान ने उसे नहीं रोका, बल्कि उसके कमर और कंधे को जोर से पकड़ लिया, जैसे वो उसे खुद से दूर नहीं होने देना चाहता था। वो कभी उसे कुछ नहीं होने देगा। समीक्षा उसके सीने से लगी सिसक रही थी और विवान उसकी पीठ पर हल्के हल्के हाथ फेरते हुए उसे सुकून देने की कोशिश कर रहा था। उसकी उंगलियां जैसे उसके दर्द को महसूस कर रही थीं। कुछ देर बाद समीक्षा ने खुद को थोड़ा संभाला और धीरे से उससे अलग हुई। उसकी आंखों में सवाल थे, शिकायतें थीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सुकून भी था कि आज वो उसके सामने थी। विवान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं जानता हूं, तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन मैंने जो किया वो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए था। समीक्षा ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा, विवान। बस चले गए। मैं बहुत डर गई थी। विवान ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। समीक्षा फिर से उसके गले मिल गई। थोड़ी देर बाद समीक्षा को खुद से अलग करते हुए उसने कहा, अभी डॉक्टर तुम्हारा चेकअप करने के लिए आएंगे। मुझे जरूरी काम है, इसलिए तुम उनके साथ कॉपरेट करना। लेकिन मेरे बच्चे, समीक्षा ने चिंता में कहा। विवान उसकी बात सुनकर बोला, चिंता मत करो, मैंने मॉम को बोल दिया है। तुम बस अपना ख्याल रखो। मैं जल्दी वापस आऊंगा। ये कहकर विवान बाहर निकल गया। जैसे ही वो राठौर मैंशन पहुंचा, वहां का माहौल देखकर वो हैरान रह गया। नौकर और बाकी लोग इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। एक नौकर विवान के पास भागते हुए आया और बोला, सर आप आ गए। मैं आपको ही कॉल करने वाला था। बड़े साहब को कुछ हो गया है। क्या हुआ उन्हें? विवान ने कहा। तब तक डॉक्टर भी वहां पहुंच चुका था। उसने अपनी जांच पूरी करने के बाद विवान की तरफ देखा और कहा, ये अब नहीं रहे। वॉट? विवान को हैरानी हुई। डॉक्टर ने आगे कहा, इन्हें जहर दिया गया है। अंडस्को। क्या होगा आगे? क्या बढ़ेगी अब विवान और समीक्षा के बीच नजदीकियां? आखिर किसने दिया है जहर विवान के नाना जी को? क्या करेगा मोक्ष समीक्षा को पाने के लिए उसके साथ गलत हुआ है? समीक्षा हॉस्पिटल में थोड़ी डरी हुई थी।
वो चाहती थी कि जब डॉक्टर उसका चेकअप करें तो विवान उसके पास हो। लेकिन 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे इस तरह से बीत गए, पर विवान नहीं आया। डॉक्टर आकर चले भी गए और विवान का कुछ पता नहीं था। समीक्षा के पास उसका फोन भी नहीं था, जिससे वो विवान को फोन कर सके। मुझे घर चले जाना चाहिए। लेकिन अगर विवान पीछे से आ गया तो, उसने सोचा। फिर वो कुछ देर तक वहीं रही। लेकिन जब बहुत देर तक विवान नहीं आया, तो समीक्षा खड़ी हो गई। तभी सामने से एक आदमी वहां आया, जिसे देखकर समीक्षा की आईब्रो चढ़ गई। उसने कहा, आप फिर से यहाँ? मोक्ष चलकर उसके पास आया और बोला, हाँ, मैं यहाँ से जा रहा था, तो सोचा तुमसे मिल लूं। अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? समीक्षा ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी चिंता करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। मोक्ष के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, उन लोगों में मैं भी शामिल हूँ। समीक्षा उसकी बातों से चिढ़ गई। उसने कहा, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। साइड दीजिए, मुझे जाना है। ये कहकर वो उसके साइड से निकल गई। मोक्ष ने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन सोचा, इसके लिए तो बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। ये इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाली। मोक्ष ने अपने बालों को ठीक किया और वो भी बाहर आ गया। वहीं दूसरी तरफ आदर्श बैठकर कॉफी पी रहा था। उसके सामने टीवी चल रहा था, लेकिन उसे बार बार ईशाना का ख्याल आ रहा था। पता नहीं क्यों, जब से वो हो गई थी, उसका दिमाग उसे भूल ही नहीं पा रहा था। शाम का वक्त था, जब उसका फोन बजा। फोन करने वाले का नंबर देखकर वो समझ गया कि कौन फोन कर रहा है। फोन कान में लगाकर उसने कहा, क्या हुआ? मार कम पड़ी क्या आपके आदमियों को? वो आदमी अजीब सी हंसी हंसा और बोला, जिस लड़की के लिए तुमने उन्हें मारा था, वो लड़की किसी काम की नहीं बची। किसी भी काम की? आदर्श को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर किसी ने पत्थर का ढेर रख दिया हो। वो एकदम से खड़ा हो गया। उसने कहा, क्या किया तुमने उसके साथ? खुद ही सुन लो, वो आदमी बोला। उसने फोन ईशाना के पास ले जाकर कहा, बोलो जल्दी, ये आदमी सुन रहा है। ईशाना, जिसके अंदर बोलने की हिम्मत नहीं थी, रोते हुए बोली, मुझे बचा लो। आदर्श की पकड़ फोन पर मजबूत हो गई। क्या उन्होंने उसके साथ कुछ गलत किया था? इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, वो आदमी फोन पर बोला, पुरानी हवेली। ये कहकर उसने फोन काट दिया। आदर्श की आंखें खतरनाक हो गईं। अगर उन्होंने उसे हाथ भी लगाया होगा, तो मैं उन्हें जान से मार दूंगा, उसने सोचा। आधा घंटे लगा उसे पुरानी हवेली पहुंचने में। उसने गाड़ी इतनी तेज भगाई कि 2 बार उसका एक्सीडेंट होते होते बचा। जैसे ही वो पुरानी हवेली के अंदर पहुंचा, सामने एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। वो आदमी कोई और नहीं, बल्कि उसका बाप महेश था। वो पागलों की तरह हंसने लगा जब उसने आदर्श को सामने देखा। आदर्श बोला, कहाँ है वो? महेश ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी कर दी और कहा, तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है उस लड़की की। आखिर वो लड़की लगती क्या है तुम्हारी? आदर्श गुस्से में चिल्लाया, मैंने कहा बताओ, कहाँ है वो? तभी पीछे एक कमरे से चीखने की आवाज आई। जैसे ही आदर्श उस कमरे में पहुंचा और सामने जाकर उसने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक आदमी ईशाना के ऊपर लेटा हुआ था। ये देखकर उसका दिमाग काम करना बंद कर गया। उसने वहीं पड़ी लोहे की रॉड उठाई और बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी के सिर पर मार दी। ईशाना, जिसने आदर्श को वहां देखा, कमजोर आवाज में कुछ बोलना चाहती थी। उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं। जो 2 आदमी और वहां खड़े थे, वे भी आदर्श को देखकर डर गए। आदर्श ने उन्हें भी नहीं बख्शा और उन्हें बेरहमी से मार दिया। उसे आने में देर हो गई थी। उसके साथ गलत हो चुका था। ईशाना बेहोशी की हालत में वहीं लेटी हुई थी। उसके शरीर को ढकने के लिए उसने अपना कोट उतारा और उसे पहनाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो पागल सा हो गया था। जल्दी से बाहर आकर उसने सीधा अपने बाप महेश का कॉलर पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की को नुकसान पहुंचाने की? महेश हंसते हुए बोला, उस लड़की के लिए तुमने मेरे आदमी को मारा। उसे उसका सबक मिल गया। क्या उसकी वजह से ही तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे? उसमें उसका कोई दोष नहीं था। मैं तुम्हें अब जान से मार दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बाप हो। आदर्श की आंखों में खून था। महेश ने कहा, तुम मुझे मारोगे, और वो भी उस लड़की के लिए? वो लड़की हमारे सबसे नीच दर्जे के आदमियों के लायक भी नहीं थी। और तुम उसके लिए मुझे मार रहे हो। वो किसके लायक है या किसके लायक नहीं, ये आप कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले, समझे? उसके बाद उसने बिना सोचे समझे महेश के चेहरे पर मुक्का मार दिया। वो मुक्का इतनी जोर से लगा था कि उसके मुक्के के निशान उसके बाप के चेहरे पर पड़ गए। आसपास के आदमी आगे आए और उन्होंने बंदूक आदर्श की तरफ तान दी। आदर्श ने फिर भी अपने बाप को नहीं छोड़ा। उसने बिना किसी की परवाह किए महेश के पेट में जितनी जोर से लात मारी थी, वो कुर्सी से टकराते हुए नीचे गिर गया। अचानक से किसी ने आदर्श के बाजू पर गोली मार दी, लेकिन आदर्श फिर भी नहीं रुका। महेश के आदमी आदर्श को नहीं मार सकते थे, क्योंकि वो उनके बॉस का बेटा था और शायद फ्यूचर में आने वाला उनका बॉस भी था।
वो उसे मारने का रिस्क नहीं उठा सकते थे, लेकिन वो इस तरह से उसे महेश को मारते हुए भी नहीं देख सकते थे। महेश जमीन पर लेटा था और आदर्श उसके ऊपर था। वो उसके ऊपर लगातार मुक्के मारे जा रहा था। वो उसे जान से मार देना चाहता था, लेकिन तभी किसी ने आकर उसकी गर्दन पर एक चीज चुभा दी, जिससे वो वहीं बेहोश हो गया। महेश बहुत ज्यादा घायल हो गया था। उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसके अंदर उठने की हिम्मत भी नहीं थी। उसके आदमी जल्दी से उसे वहां से लेकर चले गए, ताकि उसे जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखा सकें। वहीं आदर्श को भी वो अपने साथ उठाकर ले गए। ईशाना वहां अकेली बची हुई थी। उसे होश आ गया था और वो दरवाजे के पास की खिड़की से सब देख रही थी। वो अभी भी डरी हुई थी। उनके जाने के बाद वो धीरे से बाहर आ गई। उसने देखा कि वहां वो बस अकेली बची हुई थी और बाकी आदर्श ने उन 3 आदमियों को मार दिया था, जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। लेकिन उसके साथ गलत भी आदर्श की वजह से हुआ था। जब अभिमन्यु ने उसे उसके घर के बाहर छोड़ा था, तभी उन आदमियों ने उसे उठा लिया। वो घर के अंदर तक नहीं जा पाए। रात के वक्त विवान जब वापस घर आया, तो उसने देखा समीक्षा वहां नहीं थी। दोनों बच्चे सो चुके थे। वो बालकनी में आया और उसने पीछे से समीक्षा को पीछे से गले लगा लिया। अपने होंठ उसकी गर्दन पर रखते हुए उसने धीरे से कहा, तुम सोई नहीं अभी तक? समीक्षा ने जोर का झटका दिया और पीछे मुड़ी। उसने गुस्से में जवाब दिया, विवान तुम इतने अच्छे बनने की एक्टिंग कैसे कर लेते हो? मैं वहां तुम्हारा इंतजार करती रही, लेकिन तुम आए नहीं। तुम्हें पता है मैं अकेली कितना घबराई हुई थी। विवान ने कहा, मैं वहां आया था तुम्हारे जाने के बाद, लेकिन तुम जा चुकी थी। मुझे पता था कि तुम घर आ गई हो और मैं किसी जरूरी काम में फंस गया था, इसलिए वक्त पर नहीं आ पाया। कौन सा जरूरी काम है, विवान? ऐसा कौन सा काम है जो तुम अपने बच्चों और मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो? मेरे बच्चे का क्या हुआ? क्या तुम अपने पापा से मेरे बच्चे को ला पाए? विवान, तुम कहाँ खोए हुए हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा अपने परिवार की तरफ क्यों ध्यान नहीं है, और ये चीज मुझे पसंद नहीं है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फिर से लापरवाह हो जाओ। विवान ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। समीक्षा ने निराशा से कहा, कब विवान, कब? कब सब कुछ ठीक होगा? मुझे तो कुछ ठीक होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। कब हम अच्छे से रह पाएंगे? कब तुम अपने बच्चों को और मुझे वक्त दोगे? कब मेरा बच्चा वापस आएगा? विवान, बोलो। विवान ने उसे गले से लगा लिया और कहा, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। विवान के दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। उसे समीक्षा की हेल्थ किसी भी तरह से ठीक चाहिए थी और यही उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। अचानक हवा का झोंका गुजरा। ठंड बढ़ चुकी थी और ठंडी हवा चल रही थी। विवान ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो अंदर चलते हैं। लेकिन तभी उनके दरवाजे के बाहर से आवाज आई, विवान। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि आशा की थी। समीक्षा ने विवान की तरफ देखा और कहा, ये तो मम्मी जी हैं। विवान और समीक्षा कमरे में आए। विवान ने दरवाजा खोला और सामने आशा खड़ी थी। आशा की आंखें नम थीं। उसने विवान की तरफ देखा और धीरे से कहा, पापा। विवान ने कहा, तो आपको पता लग गया? आशा डॉक्टर से रोने लगी और बोली, तो ये बात सच है? विवान ने कहा, अभी उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। अभी उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। उनका अंतिम संस्कार कल होगा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आशा ने कहा। विवान ने जवाब दिया, जहर दिया गया था, चिंता मत करें, जल्दी ही पता लग जाएगा कि किसने ये सब किया। समीक्षा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या नहीं। इसका मतलब विवान के नाना जी अब इस दुनिया में नहीं थे। तो क्या इसलिए विवान हॉस्पिटल नहीं आ पाया? वो जल्दी से आगे गई और आशा के कंधों पर हाथ रखते हुए बोली, सब कुछ ठीक हो जाएगा मम्मी जी। आप चिंता मत कीजिए, विवान कातिल को ढूंढ लेगा, जिसने नाना जी के साथ ऐसा किया है। आशा ने अपने आंसू साफ किए और कहा, मैंने उनके साथ बहुत गलत किया है। मैं उनसे अपने कर्मों की माफी भी नहीं मांग पाई। विवान ने कुछ नहीं कहा। वो कहता भी क्या? वैसे भी उसके नाना ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने उसकी सबसे प्यारी चीज को छीनना चाहा, लेकिन अब क्या कर सकते थे? वो अपनी मां को इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था। आशा के वहां से जाने के बाद समीक्षा ने विवान का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि नाना जी को? विवान ने कहा, उनकी उम्र हो गई थी और वैसे भी जो उन्होंने हमारे साथ किया है, वो माफी लायक नहीं है। तुम्हें इन सब के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सब मैं संभाल लूंगा। तुम अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। समीक्षा ने कुछ नहीं कहा और विवान के गले लगकर सो गई। आज बहुत दिनों बाद उसे ठीक से नींद आई थी। ईशाना इस वक्त घर पहुंच चुकी थी और जब से बाहर आई थी, तब से अपने कमरे में ही थी। वो तो अच्छा था कि जब वो घर वापस आई, तो उसके घर वाले वहां नहीं थे। वरना उसकी हालत देखकर वे भी डर जाते। जल्दी से अपने कमरे में जाकर उसने सबसे पहले अपने कपड़े चेंज किए और बिस्तर में सो गई। जब घर वापस आने के बाद उसके घरवालों ने उससे पूछा, तो उसने कुछ भी बताने के लिए मना कर दिया और कहा कि बस उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन वे समझ चुके थे कि कुछ न कुछ तो बात थी। तभी अभिमन्यु ईशाना से मिलने आया।
ईशाना की माँ ने अभिमन्यु से कहा, बेटा, हमें तो कुछ नहीं बता रही है वो, लेकिन कुछ तो बात है जो उसे परेशान कर रही है, तुम उसे जाकर पूछो। अभिमन्यु को उसकी किडनैपिंग और जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो उसके कमरे में गया तो उसने देखा कि वो बैठी हुई थी और घुटनों में अपना मुंह छुपाए हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो रो रही थी। अभिमन्यु उसके पास आया और बैठ गया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। किसी की छून से ईशाना एकदम से सहम गई। उसने अपना चेहरा उठाया और देखा कि सामने अभिमन्यु था। वो जल्दी से अभिमन्यु के गले लग गई और रोने लगी। अंडिस्को, क्या होगा आगे? क्या ईशाना उभर पाएगी इस दर्द से? और क्या करेगा आदेश? आगे क्या अभिमन्यु अपना पाएगा ईशाना को? और क्या विवान बचा पाएगा समीक्षा को? पवित्र नहीं रही अब मैं। ईशाना अभिमन्यु के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। अभिमन्यु ने पहले उसे रोने दिया और उसके बाद जब वो थोड़ी शांत हुई तो उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ ईशाना? ईशाना उससे दूर हुई और उसकी आंखों में देखा। उसने सोचा वो बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन अब उसके साथ रहने की लायक नहीं बची थी। ईशाना उससे थोड़ा दूर हुई और कहा, चले जाओ यहाँ से। अब हमारी शादी नहीं हो सकती। चले जाओ। अभिमन्यु, आज के बाद अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। उसका ये बर्ताव देखकर अभिमन्यु ने फिर से पूछा, क्या हुआ ईशाना? तुम इस तरह से क्यों बर्ताव कर रही हो? अगर कोई बात है तो खुलकर बताओ। ईशाना ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, कुछ नहीं। बस हमारी शादी नहीं हो सकती। चले जाओ। जब उसने ऐसा कहा तो अभिमन्यु ने उसे पकड़ा और धीरे से कहा, मुझे बताओ ईशाना क्या हुआ? जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। नहीं, नहीं, चले जाओ अभिमन्यु, मैंने कहा ना, चले जाओ। ईशाना जिद करने लगी, लेकिन अभिमन्यु वहीं बैठा रहा और बोला, नहीं तो नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर ईशाना फिर से रोने लगी। जब वो जोर जोर से रो रही थी तो उसने चिल्लाकर कहा, मैं अब पवित्र नहीं रही। मेरा रेप हो चुका है। ऐसा लगा जैसे अभिमन्यु को झटका नहीं लगा था उसकी बात सुनकर और ना ही वो शॉक लग रहा था। ईशाना रो रही थी और उसने उसके चेहरे की तरफ नहीं देखा। अभिमन्यु का चेहरा गंभीर था। वो जानता था कि ईशाना के साथ जो भी हुआ है उसकी वजह वही है। जब अभिमन्यु ने ईशाना को उसके घर के बाहर छोड़ा और यू टर्न लेकर वापस गया तो उसने रियर व्यू मिरर से देख लिया था कि ईशाना को किसी ने गाड़ी में बैठा लिया है। उस वक्त वो पीछे मुड़ गया था और गाड़ी का पीछा किया था। उसने देखा कि ईशाना को एक हवेली में ले जाया गया। अभिमन्यु कुछ दूरी पर रुका और वहां से पैदल हवेली के अंदर तक पहुंच गया। वो एक कोने में छुपा हुआ था। उसने सब कुछ देखा जो ईशाना के साथ हो रहा था, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं थी उसे बचाने की। वो बहुत डरा हुआ था। ईशाना को बचाने के बजाय वो चुपचाप वहां से निकल आया। लेकिन अब अभिमन्यु के दिल में सवाल थे। उसने ईशाना से पूछा, कौन थे वो लोग? बताओ मुझे ईशाना, किसने ऐसा किया? ईशाना ने जवाब नहीं दिया। इस पर अभिमन्यु ने गुस्से में उसके कंधे पकड़कर झकझोरा और कहा, बताओ मुझे कौन थे वो लोग? ईशाना ने आंसुओं के बीच सारी बात बता दी, आदर्श से मिलने से लेकर कल रात जो भी हुआ था। काफी देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। आखिरकार ईशाना ने चुप्पी तोड़ी और कहा, अब तुम मुझसे शादी नहीं करोगे ना? अब तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो ना? चले जाओ, बस कुछ कहना मत। तुम्हारे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द मेरे लिए जिंदगी भर का दर्द साबित होगा। अभिमन्यु ने कुछ नहीं कहा। वो खड़ा हुआ और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उसके जाते ही ईशाना फूट फूट कर रोने लगी। बाहर आकर अभिमन्यु ने देखा कि ईशाना के माँ बाप वहीं बैठे हुए थे। उसका भाई उस वक्त घर पर नहीं था। उसका भाई शहर से बाहर गया हुआ था। जब अभिमन्यु बाहर आया तो ईशाना की माँ ने उसे देखा और पूछा, बेटा क्या हुआ? ईशाना ठीक तो है ना? उसने तुम्हें क्या बताया? वो इतनी परेशान क्यों है? अभिमन्यु ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, आंटी आप ये सब उसी से पूछिए। इतना कहकर वो वहां से चला गया। ईशाना की माँ ने अपने पति की तरफ देखा और कहा, क्या हो गया है हमारी बेटी को? अगले दिन रात के समय विवान अपने गेस्ट रूम में बैठा हुआ था। उसके सामने शौर्य बैठा था। शौर्य ने वाइन ग्लास में डालते हुए कहा, कितनी देर हो गई, अमन अभी तक आया क्यों नहीं? लगता है शादी के बाद बदल गया है। विवान, जो अपने फोन में बिजी था, उसने सिर उठाया और शौर्य की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन वो तो खुश नहीं था अपनी शादी से। शौर्य ने हंसते हुए अपने गिलास से एक वाइन का घूंट लिया और विवान की तरफ देखा। उसने मजाक में कहा, खुश तो तुम भी नहीं थे अपनी शादी से। लेकिन देखो तुम्हारे 2 बच्चे हैं। ओ सॉरी, नहीं 3। और तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो। ऐसा होता है कभी कभी प्यार शादी के बाद होता है। विवान ने अपने कंधे उचकाए और फोन की तरफ देखते हुए बोला, हाँ हो सकता है। उसके फोन में एक वीडियो क्लिप चल रही थी। वो सीसीटीवी फुटेज था जो राठौर मैंशन का था। राठौर मैंशन, जहां उसके नाना जी रहा करते थे। उस क्लिप में वो एक लड़की को देख रहा था जो राठौर मैंशन के अंदर जा रही थी। उसे देखकर उसका चेहरा गंभीर हो गया। जब उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी तो उसने अपना फोन बंद किया और साइड में रख दिया।
सामने से अमन आ रहा था। अमन को देखकर शौर्य ने चुटकी लेते हुए कहा, अमन, मैंने सोचा तुम नहीं आओगे। मुझे लगा तुम आज भाभी के साथ बिजी होगे। अमन ने सोफे पर बैठते हुए उसे घूरा और कहा, शट अप। अब यहाँ उसकी बातें मत करो। अमन ने जल्दी से ग्लास उठाया और उसमें वाइन को डाला और गंभीर होकर बोला, शौर्य, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा। शौर्य ने तुरंत कहा, दो दो, सुन रहा हूं। अमन ने अपने गिलास को होठों तक ले जाकर एक घूंट लिया और ठंडे स्वर में कहा, तुम कभी जिंदगी में शादी मत करना। शौर्य ने नकली गंभीरता दिखाते हुए कहा, ठीक है, आपकी राय सर आंखों पर। फिर उसने विवान की तरफ देखा और कहा, क्या तुम भी मुझे कोई ज्ञान देना चाहोगे? विवान बोला, अगर वाइफ अच्छी हो तो शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। बेशक वो कई बार नखरे दिखाती है, लेकिन इतना तो आप झेल सकते हैं। अमन ने उसे घूरते हुए जवाब दिया, तुम्हें अच्छी पत्नी मिल गई तो क्या इसका मतलब है कि तुम दूसरों को शादी करने की सलाह दोगे? सुनो शौर्य, मैंने कहा न शादी मत करना। तुम मेरी बात ही सुनना। शौर्य जोर जोर से हंसने लगा। उसी वक्त बाहर से समीक्षा और कुहू गुजर रही थी। समीक्षा को उनकी हंसी सुनाई दी तो वो अंदर आ गई और कुहू दरवाजे पर ही खड़ी होकर देखने लगी। समीक्षा ने उन तीनों को देखकर कहा, शुरू हो गए आप लोग? मौका मिलना चाहिए बस पीने का। शौर्य ने समीक्षा की तरफ देखकर मजाक में कहा, आओ भाभी, आप भी हमारे साथ एक पैग लगा सकती हो, इससे कुछ नहीं होता। समीक्षा ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है, आप लोग लगाओ। अचानक से अमन के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और उसने समीक्षा से कहा, भाभी, विवान कह रहा था कि आप बहुत नखरे दिखाती है। क्या? समीक्षा की भौहें मुड़ गई। विवान ने पहले घूरकर अमन को देखा तो अमन जल्दी से शौर्य की तरफ मुड़कर बोला, हाँ बिल्कुल सही है। विवान ने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये कहकर समीक्षा मुड़ी और वहां से चली गई। अमन मुंह दबाकर हंसने लगा। विवान का चेहरा देखकर तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी कुहू पर गई। उसने तब तक अपनी नजरें नहीं हटाईं जब तक कुहू समीक्षा के साथ वहां से चली नहीं गई। अमन ने विवान की तरफ देखा और पूछा, विवान, ये लड़की कौन है? विवान ने जवाब दिया, सिस्टर है समीक्षा की। अमन ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन ये उस दिन शादी के जोड़े में क्यों थी? और ये तब से ये यहीं है। विवान ने एक नज़र अमन को देखा। उसे लगा कि अमन को इस बात में काफी दिलचस्पी है। उसने आखिरकार अमन को पूरी बात बता दी। अमन ने सब सुनकर कहा, ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। उसके चेहरे पर कुहू के लिए सहानुभूति और चिंता दोनों साफ नजर आ रही थी। अमन अपने गिलास में घूरते हुए कुहू के बारे में सोचने लगा। उसे उस दिन से कुहू को भूलना मुश्किल हो गया था। वो बार बार उसी के बारे में सोच रहा था और ये बात उसे परेशान कर रही थी कि वो अनजान कुहू के बारे में क्यों सोच रहा है। उसे याद आया कि वो उस दिन बिना उसके बारे में जाने उससे शादी के लिए अचानक तैयार हो गया था, भले ही वो कुहू के कैरेक्टर को जानता भी नहीं था। लेकिन उस पल उसे महसूस हुआ था कि कुहू अनामिका से तो अच्छी ही होगी। भले ही वो उसे उस दिन पहली बार मिला था, फिर भी उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग उठी थी। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जब आज उसने कुहू को देखा तो वही एहसास फिर से जाग उठा। एक अजीब सी फीलिंग जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वहीं शौर्य को अचानक कुछ याद आया। उसने विवान की तरफ मुड़कर पूछा, अरे, तुम्हारा बच्चा जिसे तुम्हारे फादर ले गए थे, उसे तुम वापस कब ला रहे हो? अमन ने भी उत्सुकता दिखाते हुए कहा, हाँ विवान, उसकी परवरिश वहां उतनी अच्छी नहीं हो रही होगी। तुम्हें उसे जल्द से जल्द वापस लाना चाहिए। विवान ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, नहीं, अभी नहीं। मैं उसे वापस नहीं ला सकता। यहाँ उसके लिए खतरा है। खतरा? कैसा खतरा? शौर्य ने पूछा। वो और अमन उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। विवान ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, कुछ राज हैं जो वक्त के साथ ही सामने आएंगे। अभी उन्हें बाहर लाना ठीक नहीं है। और जहां तक परवरिश की बात है, वो उसका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। वो उनका अपना खून है और वो उसे एक खरोच भी नहीं आने देंगे। अमन और शौर्य ने फिर इस बारे में विवान से कोई सवाल नहीं पूछा। विवान खुद भी काफी पावरफुल और समझदार था। अगर वो कह रहा है कि बच्चे को यहाँ खतरा हो सकता है, तो सच में ऐसा होगा। वो ये बात अच्छे से संभाल सकता है। उसके बाद उन्होंने कुछ और जरूरी बातें की जो बिजनेस से रिलेटेड थी। शौर्य ने काफी ज्यादा पी ली थी। जब जाने का वक्त हुआ तो अमन ने उसे सहारा दिया और उसे बाहर तक लेकर गया। वहीं बाहर गार्डन में नीति और कुहू खड़े हुए थे। रात भी सुहानी थी और वो दोनों बातें कर रहे थे। नीति को समीक्षा ने कुहू के साथ जो भी हुआ सब बता दिया था। नीति को उसके लिए हमदर्दी थी। जब समीक्षा घर पर नहीं होती थी तो नीति कुहू का ख्याल रखती थी। कुछ ही समय में वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। अचानक से कुहू को खांसी उठी। नीति ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ कुहू दीदी? आप ठीक तो हैं? आखिरकार खांसी नहीं रुकी तो नीति ने कहा, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ, कहते हुए वो जल्दी से अंदर भाग गई। वहीं इस वक्त अमन शौर्य को सहारा देकर बाहर लेकर आया।
अचानक उसकी नज़र हल्की रात की रोशनी में कुहू पर गई, जो उनकी तरफ पीठ किए खड़ी थी। उसने सफ़ेद सूट पहना हुआ था और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा अमन को नहीं दिखा, लेकिन उसने उसकी तस्वीर अपने मन में इमेजिन कर ली। अमन ने जल्दी से शौर्य को कार में बैठाया और कहा, मैं अभी आता हूँ। यहीं बैठे रहो, ये कहकर वो शौर्य को वहीं छोड़कर कुहू के पास चला गया। क्या आपको अंधेरा पसंद है? अचानक अपने पीछे एक मर्द की आवाज़ सुनकर कुहू एकदम से पीछे पलटी। वहां उसने अमन को देखा। अमन को वो तुरंत पहचान गई, बल्कि वो उसे तभी पहचान गई थी जब उसने उसे कुछ देर पहले गेस्ट रूम में देखा था। उस वक्त भी उसे अनामिका की वो हरकत याद आ गई, जो उसने गार्डन में की थी। अभी भी जब उसने अमन को देखा तो उसे अनामिका की याद आ गई। पता नहीं क्यों, वो अचानक से असहज हो गई। शायद उसे नहीं पता था कि अमन के साथ जो हो रहा था, वो उसे कैसे बताए। उसके पास कोई सबूत नहीं था कि अमन की पत्नी उसे धोखा दे रही थी। तो वो किस मुंह से बताती? अमन बस उसे देखता रहा। तभी कुहू ने कहा, आप यहाँ? हाँ, मैं बस घर जा रहा था। तुम्हें यहाँ अकेले खड़े देखा तो आ गया। कुहू ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मैं बस खाने के बाद यहाँ टहलने आ गई थी। अमन ने जवाब दिया, अच्छी बात है। उसके बाद उनके बीच खामोशी छा गई। दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात करें। वहीं दूसरी तरफ एक परछाई ने अपने हाथ में पकड़े चाकू को ऊपर उठाया और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। अंडस्को, क्या होगा आगे? क्या कुहू और अमन के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी? क्या अमन पसंद करने लगा है कुहू को? और कौन है वो परछाई जिसके हाथ में चाकू है? अब ईशाना क्या करेगी आगे? एक हुए विवान समीक्षा। कुहू और अमन अभी भी गार्डन में थे। अब अमन उसके साथ आकर खड़ा हो गया था। कुहू आसमान की तरफ देख रही थी और अमन भी आसमान की तरफ देख रहा था। अमन समझ सकता था कि वो इस वक्त अपने पेरेंट्स को याद कर रही होगी। एकदम से उसकी सारी दुनिया तबाह हो गई थी, जिससे अमन को उसके लिए बुरा लग रहा था। वो तो अपनी ही जिंदगी को लेकर दुखी था कि उसे कैसी लड़की के साथ रहना पड़ रहा है, जिसे वो पसंद नहीं करता। लेकिन उसके साथ खड़ी ये लड़की, इसका तो कोई जिंदगी में था ही नहीं। वहीं नीति जल्दी से पानी का ग्लास लेकर बाहर आए और उसने देखा कि कुहू के पास अमन खड़ा था। वैसे नीति अमन को जानती नहीं थी, लेकिन उसे इतना पता था कि वो विवान का दोस्त था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, उन दोनों को साथ देखकर। क्योंकि कुहू की खांसी भी बंद हो गई थी, इसलिए वो वहां नहीं गई और ऐसे ही पीछे मुड़ने को हुई। तभी उसे कुछ आवाज आई। आवाज की दिशा में जब उसने देखा तो शौर्य गाड़ी से बाहर आ रहा था। बाहर आते ही उसने उल्टी कर दी, जिसे देखकर नीति का मुंह बन गया। उसने कहा, छी, ये तो वही घटिया इंसान है। जब सहन नहीं होता तो लोग इतना पीते क्यों है? खैर, मुझे क्या, मेरे पैसों की थोड़ी न पी रहे हैं। जैसे ही वो वहां से मुड़ने को हुई, उसे शौर्य की आवाज सुनाई दी, पानी। नीति के कदम रुक गए। उसने अपने हाथ में पानी का ग्लास देखा और मन ही मन सोचा, क्या मुझे इसे पानी देना चाहिए? वैसे इस चोर ने उस दिन मेरी बहुत बेइज्जती की थी, लेकिन मेरे पास पानी है, तो मैं दे देती हूँ। पानी पिलाना वैसे भी पुण्य का काम है। ये सोचकर वो उसके पास गई और उसने पानी का ग्लास आगे बढ़ाया। शौर्य ने कार के बोनट पर हाथ रखा हुआ था और अपने सीने पर दबाव डाल रहा था। उसने देखा कि उसके सामने किसी ने पानी का ग्लास कर दिया है। वो जल्दी से पानी का ग्लास पकड़ता है और एक सांस में पूरा पी जाता है। जब उसे थोड़ा होश आया, तो उसने पानी देने वाले को देखा। लेकिन जब उसकी नज़र नीति के चेहरे पर पड़ी, तो उसका मुंह बन गया। उसकी आईब्रो सिकुड़ गई। उल्टी करने के बाद उसका आधा नशा उतर चुका था। उसने नीति को देखा और कहा, तुमने मुझे पानी दिया? नीति ने उसके चेहरे को देखा और तंज कसते हुए कहा, नहीं, यहाँ एक इनविजिबल चुड़ैल है, जो तुम्हारे ऊपर लटकी हुई थी। उसी ने तुम्हें पानी दिया है। नीति की बात सुनकर शौर्य चिढ़ गया। उसने कहा, कहीं तुमने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं? कहीं तुम मेरे नशे में होने का फायदा तो नहीं उठाना चाहती? नीति को उसकी सोच पर हैरानी हुई। उसने उसकी तरफ उंगली उठाए और कहा, देखो मिस्टर, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही ऊंचे दर्जे का आदमी समझ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी सहूलियत के लिए बता दूं कि तुम हो नहीं। और मेरे टाइप के तो बिल्कुल भी नहीं हो। मैं तुम्हारे जैसे लड़कों को देखती तक नहीं, भाव देना तो बहुत दूर की बात है। बस तुम्हें उल्टी करता देख भिखारी समझ के पानी पिला दिया, वरना तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मैं तुम्हारे ऊपर एक नजर भी डालूं। ये कहकर नीति वहां से मुड़ी और जल्दी से अंदर चली गई। शौर्य ने उसे जाते हुए देखा और अपनी मुट्ठी भींचते हुए बड़बड़ाया, अगर विवान की बहन नहीं होती, तो मैं इसे कब का मजा चखा चुका होता। लेकिन फिर भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जल्दी ही तुझे सबक सिखाऊंगा मिस्टर परगंजू। अपने बालों पर हाथ फेरते हुए उसने आसपास देखा और कहा, अब ये अमन कहाँ चला गया? वहीं अमन ने कुहू के चेहरे को देखा, जो इस वक्त चांद जैसा लग रहा था। व्हाइट कलर के सूट में उसका प्यारा चेहरा दर्द से भरा हुआ था, जिसकी आंखों में बहुत सारे सवाल थे। जैसे वो शिकायत कर रही हो इस आसमान से, इस चांद सितारों से, कि उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ क्यों आया। अमन ने भी अपने माँ बाप को बचपन में खो दिया था।
उसके दादा दादी ने उसे पाला था, लेकिन उन्होंने उसे कभी भी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। इसलिए वो अनामिका से भी शादी के लिए मान गया। जब उसके दादा दादी ने उसे फोर्स किया, लेकिन गहराई से सोचा जाए तो कुहू के पास कोई नहीं था। कुहू ने अमन की तरफ देखे बिना कहा, आप इसी तरह से क्या मुझे घूरते रहेंगे? अमन एकदम से अपनी कंधे सीधे कर लिए और सिर हिलाते हुए बोला, ना नहीं, वो दरअसल। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, पीछे से शौर्य की आवाज आई, अमन। अमन जल्दी से पीछे मुड़ा और उसने देखा कि शौर्य उनकी तरफ ही आ रहा है। अमन बिना कुछ कहे शौर्य की तरफ बढ़ गया। अंधेरे में शौर्य कुहू को नहीं देख पाया। अमन सामने आते ही शौर्य से बोला, उतर गया तुम्हारा नशा? शौर्य ने कहा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। अमन बोला, कुछ नहीं, बस मैं हवा खा रहा था। शौर्य बोला, ठीक है, अब जल्दी चलो। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। और वैसे भी, अभी काली बिल्ली मेरा रास्ता काट गई थी। पता नहीं अब और क्या क्या होगा। काली बिल्ली? क्या विवान ने बिजनेस छोड़कर काली बिल्लियों को पालना शुरू कर दिया है? अमन ने मजाक में कहा। शौर्य ने गुस्से में उसके पेट पर मुक्का मारते हुए कहा, फालतू की बकवास मत करो। अब चलो। वहीं दूसरी तरफ, जब विवान अपने रूम में आया, तो उसने देखा कि समीक्षा उसके काउच पर बैठकर कुछ बुक्स पढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कॉलेज की बुक्स थीं। विवान उसके पास आया और बैठ गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसकी गर्दन में डाल लिया और उसे खुद के करीब करने लगा, लेकिन समीक्षा ने अपने शरीर को कठोर कर लिया और उसका हाथ अपनी गर्दन से दूर हटाते हुए कहा, मैं तो नखरे दिखाती हूँ। क्यों ना तुम कोई और ढूंढ लो जो नखरे न दिखाती हो। विवान को याद आया कि अमन और शौर्य ने उससे कुछ देर पहले क्या कहा था। विवान ने उसकी नाराजगी को उसके चेहरे पर देखा। वो इस वक्त और ज्यादा प्यारी लग रही थी। उसने कहा, तो तुमने मान लिया कि तुम नखरे नहीं दिखाती हो? नहीं, तुमने कब देखा कि मैं नखरे दिखाती हूँ? समीक्षा ने कहा। तो विवान बोला, अभी भी तो तुम नखरे दिखा रही हो। मैं बस तुम्हारे कंधे पर हाथ ही रखा था और तुमने मेरे हाथ को ऐसे दूर किया जैसे मैं कोई आवारा आदमी हूँ। समीक्षा ने अपनी गर्दन घुमा ली और अपनी बुक्स उठाते हुए बोली, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। विवान ने उसके उठने से पहले ही उसे फिर से खुद के करीब खींच लिया और उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस दी। उसने धीरे से कहा, आई लव यू। समीक्षा की आंखें फटी की फटी रह गई। आज पहली बार विवान ने उसे आई लव यू कहा था। समीक्षा के रोंगटे खड़े हो गए और उसके शरीर में बटरफ्लाई उड़ने लगी। उसकी बोलती बंद हो गई थी। विवान ने अपने होंठ उसके होंठों के करीब लाए हल्का सा छू लिया। समीक्षा का चेहरा लाल हो गया। उसने सोचा था कि वो विवान से नाराज रहेगी, लेकिन उसकी नाराजगी इतनी जल्दी दूर हो जाएगी उसे इसका अंदाजा नहीं था। वो बस उसकी करीबी महसूस कर सकती थी। विवान ने उसके बालों को पीछे जकड़ लिया ताकि वो आगे ना आए और उसे किस करते हुए परेशान ना करे। वो झुका और समीक्षा की आंखें एकदम से बंद हो गई। इस पल में खो जाना चाहती थी, लेकिन तभी दरवाजे पर बेल बजी। समीक्षा ने एकदम से विवान को दूर किया और खड़ी हो गई। वो बोली, दरवाजे पर कोई है? विवान खुश नहीं लग रहा था। समीक्षा ने जल्दी से दरवाजा खोलकर देखा तो कोई नहीं था। वो भौहें चढ़ाकर बोली, लेकिन मुझे आवाज सुनाई दी। विवान बोला, शायद तुम्हारी ही आत्मा होगी जो खुद को बचाने आई थी। विवान एकदम से खड़ा हो गया और दरवाजे के पास आया। उसने दरवाजा बंद कर दिया और उसके दरवाजा बंद करते ही एक परछाई सामने आई जिसने हाथ में पेना चाकू लिया हुआ था। वहीं कमरे में हल्की, नर्म रोशनी थी। विवान और समीक्षा एक दूसरे को देख रहे थे। उनके बीच कोई बात नहीं हो रही थी, और यही खामोशी इस पल को और भी स्पेशल बना रही थी। विवान और उसके बीच बिल्कुल दूरी न बची। उनके बीच कुछ न कहा गया, लेकिन उनके शरीर की हल्की सी हरकत ने उनके दिलों की धड़कनों को और भी तेज कर दिया। हर एक सांस, हर एक लम्हा, अब उस पल को और गहरे बना रहा था। विवान ने हल्के से अपनी उंगलियां उसके बालों में घुमाते हुए कहा, आज रात तो तुम सोना भूल ही जाओ। समीक्षा का मुंह खुला गया। विवान की आंखें उसे बहुत कुछ कह रही थी और वो जानती थी कि वो क्या चीज हो सकती है। विवान उसके करीब आया और समीक्षा दीवार से सट गई। विवान ने उसका हाथ ऊपर उठाया और हल्के से अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों के बीच फंसा ली। अपने चेहरे को उसके चेहरे के करीब ले जाते हुए उसने कहा, तुम हो वो जो मेरी खामोश आवाज को समझती हो, और मैं वो जो तुम्हारी हर बात बिना कहे सुन लेता हूँ। समीक्षा को होश तब आया जब उसने महसूस किया कि ये आदमी उसके ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुका है। अपने शरीर पर उसका दूसरा हाथ महसूस करते उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। ये सब उसके लिए पहली बार था। उसे नहीं पता था कि ये सब इतना खास होता होगा। धीरे धीरे वे दोनों बिस्तर की ओर बढ़े, जहां उनके बीच की दीवारें भी हट गई। विवान ने उसका नाइट सूट फाड़ दिया और अपनी शर्ट के बटन खोलना शुरू किया। फिर विवान ने नीचे झुकते हुए उसकी उंगलियों को पकड़ते हुए कहा, मैं कब से इस रात का इंतजार कर रहा था। उसकी आवाज में वो गहराई थी जो हर पल को और भी खास बना देती थी। और फिर उसने उसकी गर्दन के पास अपने होठों को हल्के से छुआ, जैसे वो उसे पूरी तरह महसूस कर रहा हो। समीक्षा का शरीर से हर उठा, जैसे उसकी आत्मा और विवान की आत्मा अब एक हो गई हो।
एक धीमी सी सांस के साथ उसकी आंखों में गहरी इच्छा झलकने लगी। अब दोनों एक दूसरे के भीतर समा चुके थे, जहां कोई दूरी नहीं थी, कोई संकोच नहीं था, सिर्फ वो महसूस कर रहे थे जो वे शब्दों से नहीं कह सकते थे। लेकिन दरवाजे के बाहर खड़ी वो परछाई उनकी आवाजें सुन सकती थी। अपने हाथ में पकड़े चाकू के ऊपर बेरहमी से हाथ फेराते हुए उसने कहा, ज्यादा दिन नहीं बचे तुम्हारी खुशियों के। उस चाकू ने उस परछाई की उंगली से खून निकाल दिया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट कम नहीं हुई। अंडस्को, क्या होगा आगे? आखिर किसकी परछाई थी वो? कौन पड़ा है समीक्षा और विवान के पीछे? आखिर क्यों है अमन के दिल में कुहू के लिए इतनी हमदर्दी? और क्या शौर्य सच में लेगा नीति से बदला? इट्स अ गैंग रेप। कुहू और समीक्षा दोनों गार्डन में बैठे हुए थे। समीक्षा के हाथ में फोन था और उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। उसने कुहू की तरफ देखा और कहा, 3 दिन हो गए, 3 दिनों से फोन नहीं उठा रही है। आखिर कहाँ रहती है लड़की जो इसे फोन देखने का समय नहीं मिलता? कुहू धीरे से बोली, पता नहीं, आज से पहले तो उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। समीक्षा ने गहरी सांस ली और कहा, लगता है उसके घर जाना पड़ेगा। वहीं इस वक्त ईशाना के घर अभिमन्यु आया हुआ था। वे दोनों ऊपर छत पर थे। ईशाना ने सामने देखा और कहा, अब वापस क्यों आए हो? अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और कहा, ईशाना, मुझे माफ कर दो। मुझे उस रात इस तरह से नहीं जाना चाहिए था। मुझे पता है कि तुम कितने दुख में हो, लेकिन मैं भी उस वक्त परेशान हो गया था। ईशाना बोली, तो तुम वापस यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम्हें ये सब बातें ही करनी है तो प्लीज चले जाओ यहाँ से। अभिमन्यु एकदम से उसके पास आया, उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी माफी लायक तो नहीं हूं, लेकिन सच में मैं तुमसे दिल से माफी मांगना चाहता हूं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, जितनी जल्दी हो सके। ईशाना बस उसे देखती रही, शादी? लेकिन अभिमन्यु बीच में बोला, प्लीज मुझे मना मत करना। अभिमन्यु को अपनी बात का बहुत ज्यादा गिल्ट था। हो सकता था अगर वो वहां ईशाना को बचाने जाता तो हादसा होने से बच सकता था। इस चीज का जिम्मेदार वो खुद को मान रहा था। ईशाना ने थोड़ी देर बाद कहा, लेकिन मैं इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, अभिमन्यु बोला, तुम जैसी भी हो, बहुत अच्छी हो। तुम सबसे ज्यादा बेस्ट हो। मुझे कोई और लड़की चाहिए ही नहीं। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। ईशाना की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से आगे बढ़ी और अभिमन्यु के गले लग गई। इसी बीच कुहू और समीक्षा बगीचे में बैठे हुए थे, जब उन्हें अचानक विवान की आवाज सुनाई दी। समीक्षा समीक्षा और कुहू ने एक दूसरे की तरफ देखा और जल्दी से दौड़ती हुई कमरे में गई। अंदर जाकर देखा तो विवान बेड के पास खड़ा था और उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। उसने बाजू में वेहांत को उठाया हुआ था। समीक्षा डर गई और आगे आकर बोली, क्या हुआ विवान? सब ठीक तो है ना? कुहू दरवाजे पर खड़ी हो गई। विवान ने वेहांत की तरफ देखा और धीरे से कहा, वेहांत ने पैंट गीली कर दी। समीक्षा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चौंक कर बोली, क्या? विवान ने अपनी गर्दन हिलाई। विवान के एक्सप्रेशन देखकर समीक्षा को हंसी आ गई। वो पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी। विवान को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना क्यों हंस रही है। उसके लिए ये किसी बड़ी त्रासदी से कम नहीं था और वो यहाँ हंस रही थी। वहीं कुहू भी बहुत दिनों बाद आज हंसी थी। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और विवान को देखने लगी। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया हो। समीक्षा ने हंसते हुए कहा, विवान, ये छोटा बच्चा है। ये पैंट गीली कर सकता है। विवान बोला, लेकिन डायपर तुमने उसे क्यों नहीं पहनाया? समीक्षा ने कहा, मैं हर वक्त डायपर नहीं पहनाती, बस रात को सोते वक्त पहनाती हूँ। लेकिन क्यों? विवान ने पूछा। समीक्षा बोली, क्योंकि डायपर बहुत महंगे हो गए हैं। उसने उसका मजाक उड़ाया। विवान बोला, समीक्षा, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। समीक्षा ने बच्चे को अपनी गोद में लिया और कहा, अरे, बच्चे की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। हर वक्त डायपर पहनाने से उसे रैशेज और खुजली हो सकती है। विवान ने अपनी शर्ट देखी, जो इस वक्त पूरी तरह भीग चुकी थी। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, समझ गया। लेकिन उसका चेहरा देखकर समीक्षा को फिर से हंसी आ गई। उसने कहा, विवान, तुम्हें अब इन सब की आदत डालनी चाहिए। विवान ने अपने बेटे को देखा, जो इस वक्त मासूमियत से उसे घूर रहा था, और फिर वो भी खिलखिलाकर हंसने लगा जैसे वो भी उसका मजाक बना रहा था। समीक्षा ने उसकी नाक को हल्के से दबाया और कहा, तुम बहुत शरारती हो, लेकिन अगर रोज रोज पापा को ऐसे ही परेशान करोगे तो मम्मा बहुत खुश हो जाएगी। बच्चे ने आंखें झपकाईं, जैसे वो सब समझ गया हो। कुहू ये सब दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। उनका परिवार कितना खुशहाल लग रहा था। सच में एकदम परफेक्ट फैमिली लग रही थी। कुहू धीरे से पीछे हटी और वहां से दबे पांव चली गई। शाम के समय समीक्षा और कुहू दोनों के फोन पर एक मैसेज आया। उसे पढ़कर वे दोनों हैरान रह गईं। समीक्षा जल्दी से भागती हुई कुहू के कमरे में पहुंची। अंदर आते ही उसने कहा, ईशाना शादी कर रही है। कुहू ने अपनी गर्दन फोन से ऊपर उठाए और कहा, मेरे पास भी मैसेज आया है। समीक्षा बोली, लेकिन इतनी जल्दी?
जरूर कुछ तो बात है। वो हमारा फोन भी नहीं उठा रही थी और अचानक से उसने मैसेज भेज दिया कि वो शादी कर रही है। कुहू सोचते हुए बोली, हो सकता है, लेकिन आखिर बात क्या हो सकती है? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। समीक्षा उसके पास ही बैठ गई। समीक्षा और कुहू दोनों के दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। कुछ तो गड़बड़ है, समीक्षा ने चिंता में कहा। कुहू ने सिर हिलाया, हाँ, बिना किसी बात के वो ऐसे अचानक शादी का मैसेज क्यों भेजेगी? और शादी भी 2 दिन बाद है और वो तो फोन भी नहीं उठा रही। समीक्षा ने गहरी सांस ली और कहा, हमें उससे मिलना चाहिए। कुहू ने भी अपनी गर्दन हिला दी। अगले दिन समीक्षा और कुहू जल्दी ही तैयार होकर ईशाना के घर पहुंच गईं। वहां माहौल बिल्कुल शादी जैसा नहीं लग रहा था। कोई सजावट नहीं, कोई चहल पहल नहीं। ये कैसी शादी है? कुहू ने फुसफुसाकर कहा। समीक्षा ने दरवाजे पर दस्तक दी। ईशाना की मां ने दरवाजा खोला। हेलो आंटी, आप कैसी हैं? हम दोनों ईशाना से मिलने आए हैं, समीक्षा ने कहा। ईशाना की मां हल्की सी मुस्कुराई और बोली, बेटा, लेकिन ईशाना तो यहाँ नहीं है। समीक्षा बोली, वो शॉपिंग करने गई होगी। पक्का, हम दोनों उसका अंदर ही इंतजार कर लेते हैं। ईशाना की मां ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, वो अपने मामा के घर गई है। उसके मामा ही उसे शादी की शॉपिंग करवा रहे हैं। और वो कब तक वापस आएगी, इसका कुछ पता नहीं। हो सकता है कि कल ही वापस आए। कुहू ने तुरंत पूछा, लेकिन आंटी, वो इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही है? ईशाना की मां ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, अभिमन्यु के पापा बहुत ज्यादा बीमार हैं और वो चाहते हैं कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। इसलिए समीक्षा को ये बात कुछ हजम नहीं हुई। उसने एक पल सोचा और फिर बोली, ठीक है आंटी, जब ईशाना यहाँ है ही नहीं तो फिर हम रुक कर क्या करेंगे? लेकिन अगर वो वापस आ जाए तो उससे कहिएगा कि मुझे फोन करे। ईशाना की मां ने गर्दन हिलाई, ठीक है बेटा, मैं उसे बोल दूंगी। समीक्षा और कुहू वहां से जाने लगी। दरवाजा बंद करने के बाद ईशाना की मां हल्के कदमों से पीछे मुड़ी और कमरे की तरफ गईं। अंदर झांक कर देखा तो ईशाना बेड पर बैठी हुई थी, उदास और खोई खोई सी। वो परेशान होकर बोली, ईशाना बेटा, हुआ क्या है? तुम बताओ तो सही। वो दोनों बच्चियां इतनी दूर से तुमसे मिलने आईं और तुमने मिलने से मना कर दिया। ये अच्छी बात नहीं है और अभिमन्यु ने शादी इतनी जल्दबाजी में करने का फैसला क्यों लिया है? हम तो कुछ तैयारी भी नहीं कर पाए। ईशाना ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसकी मां वहां से जाते हुए बोली, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ईशाना उसकी नज़र टेबल पर रखी एक फोटो पर पड़ी। वो समीक्षा, कुहू और उसकी एक साथ खींची गई तस्वीर थी, जब वे पहाड़ों की ट्रिप पर गए थे। तस्वीर में तीनों बहुत खुश दिख रही थीं, बिल्कुल बेफिक्र, बिना किसी चिंता के। ईशाना ने कांपते हाथों से फोटो उठाई। उसकी आंखें नम हो गईं। मुझे माफ कर दो तुम दोनों, उसने हल्की आवाज में कहा। उसने अपने कांपते होठों को दबाया और गहरी सांस ली। मुझे पता है, मैं माफी के लायक नहीं हूं। लेकिन अगर मैं तुम्हारे सामने आई और तुमने कुछ पूछा, तो फिर मैं खुद को सच बताने से रोक नहीं पाऊंगी। और मुझे पता है कि इस सच से मुझे जितना दर्द होगा, तुम दोनों को उससे भी ज्यादा होगा। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। ईशाना ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसके हाथों में अब भी वो फोटो थी, जिसमें वे तीनों हंस रही थीं, बिल्कुल निश्चिंत, बेफिक्र। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। उसने फोटो को धीरे से अपने सीने से लगा लिया और बुदबुदाई, काश सब पहले जैसा हो सकता। वो नहीं चाहती थी कि समीक्षा और कुहू को उसकी सच्चाई का पता चले। लेकिन कहीं न कहीं उसे यकीन था कि वे दोनों इस बात को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगी। दूसरी तरफ समीक्षा और कुहू बाहर आते ही रुक गईं। तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा? समीक्षा ने कहा। हाँ, बहुत ज्यादा। ऐसा लगा ईशाना की मां कुछ छिपा रही थी, कुहू सोचते हुए बोली। जब ईशाना और कुहू वापस आई तो उन्होंने देखा कि वहां आदर्श आया हुआ था। आदर्श विवान के सामने बैठा हुआ था और वो कुछ बोल रहा था, लेकिन जैसे ही वे दोनों अंदर आई, आदर्श कुछ कहते कहते रुक गया और एकदम से खड़ा हो गया। समीक्षा, आदर्श तुमसे कुछ बात करना चाहता है, विवान ने कहा। समीक्षा को हैरानी हुई, आखिर वो उससे क्या बात करना चाहता था। वो धीरे धीरे चलकर उसके पास आए। कुहू बोली, मैं कमरे में जाती हूँ। नहीं, आपको भी ये बात सुननी चाहिए, आदर्श ने कहा, तो कुहू भी वहीं रुक गई। वो भी समीक्षा की तरह ही हैरान थी। समीक्षा और कुहू दोनों उसके पास आईं और वहीं काउच पर बैठ गईं। आदर्श भी वापस काउच पर बैठ गया। समीक्षा बोली, क्या बात है? आदर्श ने गहरी सांस ली और जो कुछ भी हुआ था, वो सब उन्हें बता दिया। उसकी बात सुनकर वे दोनों इतनी हैरान थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर से जान ही निकल गई हो। वे दोनों एक तरह से स्टैच्यू में बदल गई थी। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया, तो समीक्षा खड़ी हो गई। समीक्षा आदर्श की तरफ बढ़ने लगी। आदर्श भी खड़ा हो गया, जैसे उसे पता हो कि अब क्या होने वाला है। समीक्षा ने बिना कुछ कहे एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। आदर्श ने कुछ नहीं कहा। वहीं समीक्षा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, तुमने कितनी आसानी से बता दिया कि उसके साथ क्या हुआ है।
तुमने कहा, उसके साथ रेप हुआ है। रेप नहीं, गैंग रेप हुआ उसके साथ। आदर्श ने अपनी नजरें नीचे कर लीं। उसने एक शब्द तक नहीं कहा। वहीं समीक्षा जोर जोर से रोने लगी। विवान उठा और समीक्षा को अपनी बाहों में ले लिया। समीक्षा समझ सकती थी कि वो किस दर्द में होगी। जब उसके और विवान के बीच वो सब हुआ था तब वो इतनी गहरी तकलीफ में थी कि अपनी जान तक लेना चाहती थी। लेकिन जो ईशाना के साथ हुआ वो बेहद डरावना था। अब वो समझ गई कि वो उनसे क्यों नहीं मिलना चाहती थी। कुहू की आंखों में भी आंसू थे। वो तो पहले ही अपने दुख को लेकर परेशान थी, लेकिन ईशाना, वो तो बेचारी। उसने अपने होठों को भींच लिया और आदर्श की तरफ देखा। वो बोली, तो क्या इसलिए वो इतनी जल्दबाजी में शादी कर रही है? आदर्श की पलकें इस बार हिली। उसने कुहू की तरफ देखा और बोला, क्या वो शादी कर रही है? अंडस्को, अब आगे क्या होगा? क्या आदर्श ईशाना को शादी करने देगा अभिमन्यु के साथ? क्या अभिमन्यु का सच सामने आएगा? और अब क्या करेगी समीक्षा और कुहू अब? 3 साल बाद आदर्श को ऐसा लगा जैसे उसके सर पर किसी ने जोरदार लोहे की रॉड मार दी हो। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने जाते हुए कहा, हो सके तो मुझे माफ कर देना, कहकर वो वहां से चला गया। वहीं समीक्षा ने रोते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? उस बेचारी के साथ इतना कुछ हो गया और हमें पता तक नहीं चला। विवान ने उसकी पीठ को सहलाया। वहीं आदर्श अपने मेंशन में वापस आ गया। उसे पता था कि अब उसे परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। उसके पापा ने जो करना था वो कर लिया और इस वक्त वो अस्पताल में थे, जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहे थे। कोई अपने बेटे के लिए बुरा नहीं चाहता और ना ही कोई बेटा अपने बाप के लिए बुरा चाहता है। लेकिन आज आदर्श का मन कर रहा था कि वो अपने आप को बहुत बुरी तरह बददुआ दे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सर फट जाएगा। ईशाना का चेहरा उसके दिमाग में घूम रहा था। अचानक से उसे कुछ याद आया और उसने अपना फोन निकाला। मैं सीसीटीवी कैमरे के बारे में कैसे भूल गया था? उसने एक नंबर डायल किया। शाम तक वो फुटेज उसके पास आ गई। लैपटॉप के आगे बैठकर उसने उन्हें देखना शुरू किया। वो एक एक चीज को बारीकी से देख रहा था। तभी उसकी नजर एक ऐसे इंसान पर गई जिसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने धीरे से कहा, तो ये ईशाना का मंगेतर है? तो क्या वो भी वहां था? उसकी आंखें और खतरनाक हो गईं, क्योंकि वो देखना चाहता था कि उस आदमी ने क्या किया। लेकिन उसने तो कुछ किया ही नहीं। वो तो वहां से दबे पांव भाग गया, जिसे देखकर आदर्श का खून खौल गया। फिर उसने उस कमरे की सीसीटीवी फुटेज चलाई जहां ईशाना को ले जाया गया था। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने अपनी उंगलियां आपस में भींच लीं और अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। वो ये सब नहीं देख सकता था। नहीं, मैं माफी लायक नहीं हूं। मुझे मर जाना चाहिए। उसने अपना सर पकड़ लिया और उसके बाद उसने ड्रॉर से एक बंदूक निकाली और अपने सर पर रख ली। फुटेज चलते हुए 10 मिनट ही हुए थे कि तभी उसे कुछ अजीब लगा। उसने ऊपर गर्दन घुमाकर एक बार लैपटॉप की तरफ देखा। वहां पर अब वो दिखाई दे रहा था। स्क्रीन पर उसने देखा कि किस तरह से उसने उन आदमियों को मार गिराया। उसे हैरानी हुई। उसने बंदूक को नीचे रखा और फुटेज को पीछे ले जाकर फिर से देखा। उसे वहां तक पहुंचने में आधा घंटा लगा था और उसके पापा ने उसे उसी वक्त फोन किया था जब ईशाना को वहां लाया गया था। 20 मिनट तक ईशाना को अकेला रखा गया और फिर 20 मिनट बाद वे आदमी उसके कमरे में आए। उनमें से एक आदमी ने उसके साथ बदतमीजी शुरू कर दी। आदर्श ने स्किप करके आगे देखा तो उसे एहसास हुआ कि ईशाना के साथ वो सब नहीं हुआ था जो उसने सोचा था। लेकिन जो भी हुआ था वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक था। उन्होंने सोचा था कि वे सब कुछ कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आदर्श वहां पहुंच गया। इस हादसे की वजह से ईशाना ट्रॉमा में चली गई, क्योंकि जो हुआ था वो उसे भूल नहीं पा रही थी। इतना भी किसी लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है। 3 आदमी और वो अकेली। उन्होंने उसके कपड़े फाड़ दिए थे और उसे गंदी नजरों से देख रहे थे। आदर्श ने गुस्से में जोर से मुक्का टेबल पर मारा। वो गुस्से में बोला, किसी की नहीं छोड़ूंगा। वहीं अगले 2 दिनों तक कुहू और समीक्षा ने ईशाना से मिलने की बहुत कोशिश की। लेकिन ना तो उसने उनका फोन उठाया, ना ही खुद उनसे बात करने की कोशिश की। उसने बस एक मैसेज में अपनी शादी का कार्ड भेज दिया, ताकि बाद में उनमें से कोई ये ना कहे कि उसने उन्हें शादी में नहीं बुलाया। ये बस एक फॉर्मेलिटी थी। दिल से वो नहीं चाहती थी कि वे उसकी शादी में आए। 2 दिन बाद ईशाना शीशे के सामने दुल्हन बनी बैठी थी। उसकी नजरों के सामने बार बार वही घटना आ रही थी जो उसके साथ हुई थी। कैसे उन आदमियों ने उसे छुआ था, कैसे उन्होंने उसके कपड़े फाड़े थे। ये सब सोचकर उसकी मुट्ठी कस गई। अच्छा हुआ वो आदमी सही वक्त पर आ गया, वरना वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ क्या क्या हो सकता था। किस तरह से वे तीनों आदमी हंस रहे थे और उसे घूर रहे थे। ये सब सोच सोचकर ही उसका सर फटने लगा। 2 बार उसने सुसाइड करने की सोची, लेकिन अपनी फैमिली को याद करके पीछे हट गई। ईशाना ने मन ही मन कहा, ये तो अभिमन्यु का रहम है जो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। जिस तरह से उन आदमियों ने मुझे छुआ था उसके बाद तो मैं पवित्र ही नहीं रही। ईशाना ये सब भूल जाना चाहती थी।
उसने जोर से अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे सांस लेने लगी। इस वक्त उसके कमरे में कोई नहीं था। उसने कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं बुलाया था। तैयार भी वो खुद ही हुई थी। वो खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसे खिड़की से किसी की आवाज़ सुनाई दी। उस आदमी ने ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर मास्क था। वो खिड़की से अंदर आया। ईशाना ने उसे देखा और तुरंत पहचान लिया। ये वही इंसान था जिसे वो कभी देखना नहीं चाहती थी। तुम, वो एकदम से खड़ी हो गई। आदर्श ने अपने चेहरे से मास्क उतारा और उसे दुल्हन के जोड़े में देखा तो उसका चेहरा अजीब हो गया। मन ही मन उसने कहा, ये शादी तो मैं नहीं होने दूंगा। वो धीरे धीरे चलता हुआ उसके सामने आया। ईशाना की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आदर्श ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अच्छी लग रही हो। फिर उसने गंभीर होकर कहा, और रही बात कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो शादी करने आया हूँ तुमसे। क्या तुम क्या कह रहे हो? ईशाना का मन किया कि वो उसे एक जोरदार तमाचा मार दे। उसने अपना हाथ उठाया, लेकिन आदर्श ने उसे पकड़ लिया। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, देखो, तुम इस आदमी से शादी करके बिल्कुल भी खुश नहीं रहोगी। ईशाना गुस्से में बोली, मैं खुश रहूंगी या नहीं, इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। आज मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। आदर्श ने कहा, तो तुम उससे शादी करना चाहती हो, जो तुम्हारे लायक ही नहीं है। ईशाना बोली, वो तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा है। उसे ये पता होते हुए भी कि मेरे साथ अनहोनी हुई है, वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार था। तो तुम ही बताओ, क्या वो अच्छा इंसान नहीं है? आदर्श ने जेब से अपना फोन निकाला और उसके सामने करते हुए कहा, अब तुम ही बताओ कि क्या सही है और क्या गलत। ईशाना ने उस फोन को एक नज़र देखा। वो उसके फोन को जमीन पर मारकर तोड़ देना चाहती थी, लेकिन उसकी नज़र उस आदमी पर गई जो उस वीडियो में था। अभिमन्यु। आदर्श बोला, हाँ, ये वही इंसान है जिसे अभी तक तुम डिफेंड कर रही थी। ये छोड़कर चला गया था वहां तुम्हें अकेले, जबकि इसको पता था कि तुम्हारे साथ अंदर कुछ भी हो सकता है। ईशाना को ऐसे लगा जैसे उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इतने डार्क हो गए जैसे कोयला हो। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला, लेकिन आंसू लगातार उसके चेहरे से नीचे गिर रहे थे। जो भी था सहन करने लायक नहीं था। तो क्या वो इसलिए उससे शादी करने के लिए तैयार हुआ क्योंकि वो उसके ऊपर तरस खा रहा था? आदर्श ने ईशाना के कंधे पर हाथ रखा और कहा, उस आदमी के लिए आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, वो घटिया इंसान है। ईशाना ने उसके हाथ को झटक दिया और कहा, दूर रहो मुझसे, तुम भी अच्छे इंसान नहीं हो। अगर वो घटिया है तो तुम उससे कहीं ज्यादा घटिया हो। ईशाना पीछे मुड़ी और उसने ड्रॉर से एक बंदूक निकाली और अपने माथे पर रख दी, और उसके बाद एक सेकंड नहीं लगाया और वो बंदूक चल गई। आदर्श को मौका नहीं मिला रिएक्ट करने का कि ये सब क्या हुआ। ईशाना जमीन पर पड़ी थी और वहीं आदर्श उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें नम हो गई और बेसुध होकर जमीन पर गिर गया। उसने वो बंदूक ऊपर उठाई जिससे अभी अभी ईशाना ने खुद को गोली मारी थी और बिना देरी किए खुद को गोली मार दी। वो वहीं ईशाना के ऊपर गिर गया। उसने मरते हुए बस इतना कहा, अब तो खुदा से भी नहीं कोई इल्तिजा, जो भी दुआ थी वो अधूरी सी हो गई, और उसके बाद उसकी आंखें बंद हो गई। समीक्षा और कुहू उसी वक्त वहां आए थे और जब वो कमरे में एंटर हुए तो अपने सामने का नजारा देखकर दंग रह गए। कुहू की चीख निकल गई। 3 साल बाद, पापा बताओ कि मेरे और भैया में से किसकी ड्राइंग अच्छी है? विवान ने उन दोनों की ड्राइंग देखी जो राहत ने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। उसका मासूम चेहरा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसका भाई उससे अच्छी ड्राइंग बना सकता है। राहत ने एक जेब्रा और वेहांत ने शेर की ड्राइंग बनाई हुई थी। जहां राहत का जेब्रा का मोर गधा ज्यादा लग रहा था, वहीं वेहांत का शेर बहुत अच्छा बना था। विवान ने जैसे ही उस ड्राइंग को देखा वो पहले ही पहचान गया कि राहत की ड्राइंग कौन सी है। उसने काफी देर इस बारे में सोचा और राहत की ड्राइंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह अच्छी बनी है। राहत खुश हो गई और उछलती हुई बोली, देखा भैया, मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्यों आप फर्स्ट आ गए। वेहांत ने कुछ नहीं कहा, वो इस वक्त बेड पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था। राहत का मुंह बन गया और उसने फिर बाहर जाकर अपनी दोनों दादी से इस बारे में पूछना ठीक समझा। उसके कमरे से जाने के बाद वेहांत को अचानक से उसे कुछ याद आया और उसने सर उठाकर विवान से पूछा, पापा, मम्मा कब आ रही है? विवान ने भी लैपटॉप से सर ऊपर उठाया और कहा, नेक्स्ट वीक। वेहांत के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने कहा, अब तो वो बड़ी लॉयर बन गई है, हमें उन्हें क्या गिफ्ट देना चाहिए? विवान ने कुछ सोचा और कहा, तुम बताओ अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है। वेहांत खड़ा हुआ और उसने विवान के कान के पास कुछ कहा। विवान ने उसकी बात सुनने के बाद कहा, आइडिया बुरा नहीं है। विवान का फोन बजा तो वो बाहर आ गया बात करने के लिए। मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दी है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद जाकर देख सकते हो। वहीं एक पागलखाने में एक आदमी की मर्सिडीज खड़ी हुई। पागलखाने के गेट पर उसके हाथों में सिगरेट थी। उसके माथे पर एक निशान बना हुआ और उस गेट को एकटक घूर रहा था। अपनी सिगरेट बुझाकर वो पागलखाने की तरफ बढ़ गया।
अंडरस्को क्या होगा आगे? आखिर क्या हुआ इन 3 सालों में? कौन था वो आदमी पागल खाने के गेट के बाहर? और विवान किससे फोन पर बात कर रहा है? क्या समीक्षा 3 सालों से बाहर है? और कब आएंगे सबके राज सामने?